हम्म। एक है भौतिक, दूसरा है भावनात्मक। भौतिक जीवन में अपने शरीर की आवश्यकता है, यानी रोटी कपड़ा और मकान। उसके अलावा कहीं से भी अपने जीवन में सुख पाने के लिए कैसे भी, वो नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन पैसे कमाना, हम्म। ये उनका उद्देश्य रहता है। और भावनात्मक होता में वो अपने भा, वो भावनात्मक होता है, वो जो है ये अपने संस्कार के ऊपर आधार रखता है हम्म। और वो उसी तरह से कमाता है। भाव को भी नैतिक अनैतिक तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, ये भी अनैतिक ही है। अनैतिक का मतलब जो नीति के अनुरूप नहीं है, नीति का मतलब जो नियम के अनुरूप नहीं। नहीं है, अनुशासन में रह के। हाँ, इस स्वयं को शरीर मानते हुए, चाहे शरीर की आवश्यकता है, चाहे जीवन की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, दोनों को ही हम गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। होते रहते हैं। इसमें सारी परेशानी है। हाँ। जबकि वो सही तरीके से सभी की पूरी हो सकती है। बहुत बढ़िया, इतनी ही बात है, बस ज़्यादा बात है नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी की अब देखो, ये तो हमारा इसमें कुछ तो नियति सहज है। माइक दो। नहीं नहीं, अभी इतना सारा हम मेहनत करते हैं, कुछ तो अच्छा लगता होगा। जो अच्छा लगता है वो बोलो। भाई जी, कल एक पेंडिंग हुआ था, आज हाँ का मौका है। कल एक छूट गया था, आज के लिए। हाँ हाँ कल को एक चांस दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो आशीर्वाद तो दो। अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। ठीक है सब, ठीक है सब। हाँ जी, आगे नेक्स्ट। राम पर्ची निकाल रहे हैं। महावीर भैया हैं, चले गए। जीगू बेलड़िया, ऐसा नहीं है। पुराने लोग के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सामने बैठो, सामने बैठो। के लिए कल जो बात सबसे ज्यादा हिट हुई। हाँ, कल तो शाम को मैं देख रहा था, आंख में आंसू भी थे। हाँ, तो वो ऐसा था कि अभी तक जो कपड़े की बात होती थी ना, तो सूचनाएं थी कि हमारे पास कि भाई अभी नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिर ले आते थे, फिर वही सोचते थे कि भाई क्यों ले आए। बट कल जो हिट हुआ ना, वो ऐसा था कि भाई सूचना है तो समझ नहीं है, समझना है। सूचना तो माइंड में पड़ी रहती है, बहुत बट बढ़िया। समझ के नहीं लेना है। तो कल जो हो रहा था वो, फिर कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि शिविर में आने से फिर रो देना वही नहीं है, व्यावहारिक रूप में वो लाना है। हम यहाँ पे तात्विक रूप से बात करते हैं, बट व्यावहारिक में लाते नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा कल हिट हुआ, और कई ज्यादा हो गया था। अच्छा है। और पहले दिन में तो क्षमा वाला था जो था, वो भी अभी तक वो चल ही रहा है कि भी अपराध बोध है, जो मैं किसी से अपेक्षा करती हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, बट मैं ये नहीं सोचती कि मैं उसके साथ कैसा बिहेव करती हूँ। बहुत बढ़िया। फिर मैं उससे अपेक्षा यही रखती हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, और उसने मेरे साथ क्यों गलत किया। पर मैं बाद में सोचती हूँ कि मेरा भी कुछ था उसमें, कि भाई मैंने भी कुछ गलत किया था। तो जो परसों से हो रहा है, वो अपराध बोध है, वो मेरा थोड़ा हो रहा है कि भाई मैं खुद को क्षमा कर पाती हूँ। अभी तक क्या था कि मैं खुद को क्षमा नहीं कर पाती थी। मैं यही सोच रही थी कि सामने वाले की गलती है, वो मेरे से क्षमा मांगे कि भाई हाँ, उसने ये गलती की है तो वो मेरे से क्षमा मांगे। बट ये 3 दिनों में जो हुआ है, वो एक ये था, कि वो था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अपने पे ध्यान चला जाए और अपने इमोशंस, अपनी नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, इस पे काम करने का एक अभ्यास बन जाए, तो हमारे पास एक फुल टाइम जॉब है, और यही हमारा एक्चुअल जॉब है। बाकी तो शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ खिलाना पिलाना है, कुछ कपड़े पहनाना है, जो कुछ करना है करना है। लेकिन ये काम किए बिना कोई तृप्ति नहीं है। कुछ भी कर लो,
यदि ये काम नहीं किया, क्योंकि सृष्टि में मतलब बाई नेचर भी इसी काम के लिए शरीर मिला है, तो आप नेचर को वायलेट नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नियम है, ऐसा ही है। प्यास लगी है तो पानी पीना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जीवन तृप्ति चाहिए, अपने भीतर में हिलन डुलन ना हो, है ना, तो उसके लिए अपने पे काम करना ही होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे दिव्य मानव भी रहे हमारे साथ, वो भी मेरा काम वो नहीं कर सकते, वो मेरे को रास्ता बता सकते, करना मुझको ही होगा। तो ये भूख लगे और पानी पीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। इसको करेंगे तो फिर सब अपने आप ठीक होता है। बोरियत कभी पास नहीं आएगी, कुछ चीज़ नहीं आएगी, कोई अकेलापन कभी पास नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं लगती है, हर जगह एक अपॉर्चुनिटी लगती है, जिंदगी का रंग ढंग ही बदल जाता है। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट सुधा पांडे जी। फायदा होना चाहिए ना हमारे से। तो लिखा नहीं। आइए आइए, सामने आइए। हाँ, नहीं नहीं, 2-3 और कर सकते हैं। चेयर कंफर्टेबल रहेगा? नहीं, ठीक है। चेयर ले लीजिए, पीछे चेयर है, भैया चेयर दे दो। क्योंकि ये सूचना के रूप में हम पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए सूचना के रूप में कोई नई बात है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन दर्शन की खूबसूरती ये है कि आप जितनी बार सुनते हैं कुछ नए एंगल से आप उसको समझते हैं। कल जो बातें हुई, मेनली इतना चलने में भी यहाँ पे थक जाते हैं। कल जो बातें हुई, मेनली हमने मनुष्य की ज़रूरतों को लिस्ट आउट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात हमारी जो कमी रह जाती वो यही है कि हम सोचते रहते हैं कि हमारी ज़रूरतें असीमित है, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है, और हमें ज़िंदगी भर बस इसी के लिए लगे रहना है। और लगे रहने के बाद भी वो पूरी हुई तो दिखती नहीं है। जब ज़िंदगी ख़त्म होने को आती है तब एक खालीपन लगता है। तो जब हम लिस्ट आउट करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक बोर्ड तक नहीं भर पाते हैं हम। सारी भौतिक, सारी हमारी भावना की ज़रूरतें सभी लिख ले, फिर भी एक बोर्ड तक हम नहीं भर पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत मतलब अपने आप में एक आंख खोलने वाली बात होती है। और उसके बाद जब भैया एक एक बताते हैं कि चलिए खाने के, जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कितना चाहिए, है ना। अभी हमको लगता है कि सब असीमित है, बहुत कम है, हमको ले लेना है, छीना झपटी है, मारा काटी है। जब हमें पता चल जाता है कि कुछ भी कर लो, आप इससे ज़्यादा नहीं खा पाने वाले हो, इससे ज़्यादा नहीं पहन पाने वाले हो, इससे ज़्यादा नहीं भोग पाने वाले हो। भोगना भी है तो उसकी भी एक सीमा है। शरीर भी जवाब दे देता है, मन भी जवाब दे देता है, आप एक हद से ज़्यादा नहीं ही भोग पाते। तो जब ये बातें समझ में आती हैं तो फिर आसान होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को कुछ लिस्ट आउट करके निश्चित कर लें कि मेरे परिवार की इतनी है, और एक निकाल लें कि भाई महीने में हमें 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितना चाहिए, है ना। तो उसके बाद लाइट होती है कि हम फिर ये असीमित चारों तरफ से लेने के लिए क्यों भाग रहे हैं। ना अपने परिवार को समय दे रहे हैं, ना बच्चों के साथ जी रहे हैं, ना दोस्तों के साथ जी रहे हैं, ना अपने जीने में जो काम की चीज़ें हैं उसके लिए समय लगा रहे हैं, ना दूसरों के जीने के लिए काम की चीज़ें हैं। बच्चा सवाल पूछता है, हमारे पास टाइम नहीं है भैया, अभी हम बिजी हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़रूरतों के पीछे भागते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत, जितनी बार सुनते हैं बहुत अच्छा एक नया ये खुलता है। आप लोगों को भी लगा होगा, हमने पहले भी सुना था, कल भी सुना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि जो जिज्ञासा ने कही कि आपके पास सूचना के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जब तक जीने में नहीं आती हैं, समझिए कि वो सिर्फ सूचना है, आपने अभी उसको समझा नहीं है। कल भी कुछ लोग इस बात से वो कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। जिस क्षण आप समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ऑटोमेटिक कुछ जो गुत्थियाँ हुई होती हैं वो सुलझ जाती हैं। तो एक बात ये काफ़ी हमेशा हमें भी अच्छी लगती है, आपको भी लगी होगी। दूसरी बात जो भावनात्मक पार्ट है, तो हम हमेशा ये ही समझते आए, क्योंकि सुख की ज़रूरत तो है,
कहाँ से मिलेगा वो पता नहीं है, इसलिए हमने समझ लिया कि सुविधा से ही सुख मिलेगा। और जितना हम सामान इकट्ठा करते जाएंगे, जितना बड़ा सब इकट्ठा करते जाएंगे, उतना हमारा सम्मान भी बढ़ता जाएगा और सुख भी बढ़ता जाएगा। इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि मानव सुखधर्मी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना। हम अभी तक कहते थे कि नेचर ने बाकी सबको सॉफ्टवेयर में ही डाला है कि प्राणी ऐसे बिहेव करेंगे, हमको ऐसे खुला छोड़ दिया इसलिए हम मनमानी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेचर ने हमारे में भी एक सॉफ्टवेयर डाला ही है, और वो हमारी गलती नहीं है। नेचर ने डाला है कि हम सुखधर्मी हैं तो हम सुख की तलाश करेंगे ही, और जब तक सही रास्ता नहीं निकलता है तब तक हम गलत रास्ते से वो सुख और सम्मान पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो सम्मान तो सबको चाहिए ही, और अब हमारे ज्ञान से, हमारे आचरण से तो कोई हमको सम्मान दे नहीं रहा है, तो इसीलिए हम सामान बड़ा करते जा रहे हैं और उससे सम्मान पाने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो जब ये समझ में आ जाता है, और कल हम गोष्ठी में, पता नहीं भैया मैं सही हूँ गलत हूँ, कल गोष्ठी में हम कह रहे थे कि हम जिसको सम्मान समझते हैं, एक्चुअली आज मैं अगर वो 5-4 बंगड़ी वाली गाड़ी ले आऊँ और यहाँ मैं ऐसे घूमूँ, तो आप मेरा सम्मान करिएगा या ये बोलिएगा कि बहुत 2 नंबर का इकट्ठा किया है? ठीक बात है ना। बिल्कुल ठीक तो बात। हमको लगता है कि सम्मान मिल रहा है, एक्चुअली वो सम्मान होता ही नहीं है ना। तो हम हम सामने वाले से सम्मानित होना नहीं चाह रहे, हम सामने वाले को एक ईर्ष्या भाव, सामने वाले को हमसे कैसे जलन हो, है ना। देखा मेरी ये है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, देखा वो तो कैसा जलबुन के खाक हो गया, तो इसमें हमें मज़ा आती है। तो ना हमें सम्मान मिल रहा है, ना वो सम्मान दे रहा है, कहीं ना कहीं जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, हमारे बारे में गलत बातें कही जा रही हैं। आप अगर अपनी औकात से आगे जाते हैं तो ये बात जब समझ में आ जाती है, और कहीं कुछ छुपा रहता ही नहीं है। हम जो अनीति करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ भी गलत आचरण करते हैं, तो छुपा रह ही नहीं सकता, सबको पता ही है आपके पास क्या है तो क्यों है ना। तो इससे सचमुच जो हम मान रहे हैं सम्मान, वो भी नहीं मिलता है, एक्चुअली गलत ही भावनाएं जन्म लेती हैं। तो ये बात भी जब समझ में आती है तो बहुत आसान हो जाता है। फिर मतलब अब मुझे, पहले भी कभी नहीं था, लेकिन अब तो मुझे मतलब मेरे बटालियन में शायद सबसे सस्ता फ़ोन मेरे पास है। मेरा फ़ोन 15,000 का फ़ोन होता है, हमारे कांस्टेबल्स लोन लेके भी 50,000 का फ़ोन रखते हैं। और मतलब क्योंकि उनको लगता है कि इसी से शायद सम्मान मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमको अब ये हो गया कि हम जितने सरल रहें, जितने मतलब डाउन टू अर्थ रहें, उसमें हमें सम्मान दिखता है कि हाँ, हमारी अगर हम ये प्रीच करते हैं या ये बोलते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी ही होनी चाहिए। तो ये एक बात निकल के आती है। दूसरी जो प्रकृति में भैया ने बात कही, वो तो हमेशा ही बहुत ही टचिंग होती है हर किसी के लिए। जैसे कुछ लोग बहुत इमोशनल हुए, और हम लोग हमेशा से, जैसे अवनी ने कहा कि हम बोलने में तो सब बोल लेते हैं, गाय माता है, धरती माता है ना, नदी माता है, लेकिन हमारा व्यवहार वैसा होता नहीं है। तो कल जिस तरीके से समझाया गया तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ बहुत ही टच हुई। और मेरी बच्ची जैसे बता रही थी कि मासी, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें कैसा लगता है, वो तारीफ़ करे 10 बार, बहुत खुशी दिखाए, है ना, 10 बार बोले कि आपने कितना अच्छा किया, जरा सा भी वो नहीं दिखाता तो हमें कितना बुरा लगता है कि हमने गिफ्ट भी दी और इसने कुछ बोला भी नहीं। तो सामने से जब हम ये सारी चीज़ों को गिफ्ट की तौर से देखते हैं और हम सामने कोई कृतज्ञता भाव नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ शोषण कर रहे हैं, सिर्फ दोहन कर रहे हैं, और कोई मतलब उसका एहसास तक नहीं है कि हम कितना कुछ ले रहे हैं। तो ये बात मेरे को लगता है कि सभी को काफ़ी टच हुई। और आपकी बटालियन में जब ये सब बात करते तो लोग को कैसा लगता है? शुरुआत में लगता है कि शायद कुछ पागल वागल हो गए लेकिन मैं इतनी सारी बातें, मैं वहाँ पे बातें करती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आचरण करती हूँ। तो 1-1.5 साल समझने में लोगों को दिक्कत होती है कि ये क्या कैरेक्टर है। अच्छा। तो लेकिन 1-1.5 साल के बाद बहुत ज़्यादा स्वीकृति आती है, और आचरण में जब दिखता है तो स्वीकृति ज़्यादा आती है। अभी तक मैंने ये सारी बातें कभी उनसे बातों में की ही नहीं है, तो हम सिर्फ काम करते हैं। एक बात और, जो भैया वाली बात थी, ये शिविर में मुझे सबसे ज़्यादा जो पहले नहीं समझ में आया था वो समझ में आ रहा है, संवेदनहीनता और संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता वाली बात। तो कल जैसे भैया ने कहा कि तर्क से संवेदनहीनता की ओर बढ़ते हैं, तो मैं इतनी हार्डकोर रैशनलिस्ट एथिस्ट सब हूँ, और हमेशा ही रैशनलिस्ट एथिस्ट लोगों के लिए एक मान्यता बनी हुई है कि ये बहुत संवेदनहीन लोग होते हैं, भोगवादी लोग होते हैं,
हैं, इनको किसी की कुछ नहीं पड़ी हुई है और बहुत गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं शायद रैशनल एथिस्ट इसलिए हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, है ना। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ऐसे कैसे तर्क से संवेदनहीनता की ओर जाते हैं, लेकिन अपने आप में ही जवाब मिला कि संवेदनशीलता के भी दो पहलू हैं। संवेदनशीलता हमेशा अच्छी है ऐसा होता ही नहीं है। संवेदनशीलतावश हम बहुत सारी उटपटांग चीज़ें करते हैं। तो संवेदनशीलता से आप किसी को जिंदा रहने में सही तरीके से भी मदद कर सकते हैं और कुछ उटपटांग करके उसका एक्चुअल नुकसान भी कर सकते हैं। तो जब आपका तर्क पक्ष मजबूत होता है तो आप ये उटपटांग वाली संवेदनशीलता में नहीं जाते हैं। आप क्वेश्चन करते हैं कि भिखारी है तो क्या सचमुच भीख के लायक है ना। मैं भीख दे के उसका गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बच्चे को भीख दे के मैं बच्चों के किडनैपिंग और बच्चों को भिक्षावृत्ति में डालने की जो सिस्टम है उसको एनकरेज तो नहीं कर रहा हूँ। तो जब ऐसा होता है तो उसका तर्क पक्ष मजबूत होता है, तब वो ये सब सोचता है, तो इसलिए कहीं देता है कहीं नहीं देता है। जबकि आस्थावश करता है तो बस उसको पाप पुण्य की पड़ी है, भीख दो, पुण्य कमाओ और चले जाओ, उसका क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि तर्क पक्ष मजबूत होना कभी भी गलत नहीं होता है। अगर सही संस्कार सही समझ के साथ तर्क पक्ष मजबूत होता है तो आप संवेदनशीलता की आगे जाके आप संज्ञानशीलता के उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छी संभावनाएं हैं भविष्य में। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में हमारी समझ बन गई है उस मामले में हम गलती नहीं करते। हाँ, अच्छा है, कम से कम सूचना रूप में पढ़ा, ये भी तो अच्छा है। देखिए, सूचना रूप में पढ़ा रहेगा तो आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अब गलतियां, पहले गलतियां भी नहीं दिखती थी। पहले आपको लगता था मेरे तो हक है ना, माई रूल्स। अब आपको दिखता है मेरी गलती है, तो ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। तो आप लोग पीड़ित हों इसके लिए शुभकामनाएं। हाँ जी, नेक्स्ट। कृष्णा डालिया। हाँ, नहीं, ऊपर चेयर आपके लिए। पहले दिन से तो एक ही बात, मतलब अभी तक अपराध बोध वाली बात है ना, वही बहुत ज़्यादा लग रही है कि अभी तक यही बात है कि इतने शिविर करने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं घर जाके छूट जाता है, नहीं कर पाती। घर जाके सब कुछ छूट जाता है, मैं नहीं कर पाती। तो बहुत बार ऐसा आता था कि मतलब मुझे समझ नहीं आता है लोगों के जितना। पर आपने बोला कि ये सब प्रोसेस है, मतलब आप समीक्षा विधि से आगे बढ़ते हो, तो मैं बार बार वहीं जाती हूँ वापस सुख, सुविधा से सुख पाने की तलाश में। बार बार दुख होता है, फिर वापस वहाँ पे चले जाते। पर शायद ये समीक्षा विधि से मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और अपराध बोध से अभी आपने पहले दिन बोला तब भी कुछ नहीं हो रहा था, कल थोड़ा कम हुआ, परसों तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। कल थोड़ा वो कम हुआ है कि ठीक है, प्रोसेस है, हम भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, धीरे धीरे सीखेंगे, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। और आपने ये कल बोला ना कि मैं जब 70 का होऊंगा तब मुझे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। ये बात मुझे भी बहुत वो करती है कि अभी मैं ट्राई नहीं करूँगी तो मैं फिर अपने आप से नज़र ही नहीं मिला पाऊँगी। ये तो ये करना है, और अगली पीढ़ी को अच्छा समाज देना है, उसके लिए भी मुझे अभी से लग रहा है कि अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए करने की ज़रूरत। गुड। देखिए, शिविर में वातावरण बनाना हमारी जिम्मेदारी रहती है, मतलब प्रबोधक की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ वो बढ़िया जिंदगी बजाता है, आप सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ अच्छा बज रहा है। घर जाके आप बजाते हो, ऐसा बेसुरा बजता है। तो उसके लिए बोलते हैं रियाज करना पड़ता है ना, अभ्यास करना होता है। तो कोई शिविर से समझ में आ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं। तो शिविर से ये समझ में आ जाएगा कि बात समझने लायक है, बस। उसके बाद आपकी इच्छा है, आपकी जर्नी। तो घर पहुंच के आप अपने लिए कैसा वातावरण बनाते हैं, और रेगुलर जिंदगी में वही आता है जो रोज करते हो, बस एक ही नियम है। जिसको आप रोज जिंदगी में जगह दिया है वही आपकी जिंदगी में आएगा, बाकी मेमोरी में रहेगा।
तो रोज दिन के 12 घंटे में आपने कितना समय इस अपनी जिंदगी के लिए लगाया, उसके लिए वातावरण कैसा बनाया। अकेले में भी कई बार नहीं चल पाते, तो हम रोज अपने फैमिली के साथ 2 घंटे बैठ सकते हैं, वीकली किसी ग्रुप में बैठ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुविधा बनती है उसको कर सकते हैं। लेकिन कैसे चलना है वो आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत नहीं है तो कोई आपको नहीं चला सकता। नेक्स्ट, ये काम ठीक है राम का। मीना बेन संघवी, कल भी आया था, देखो फिर लौट के आ गया 2 दिन बाद। ध्यान रखना आप। क्या लीला? लीला अग्रवाल, हाँ जी। सब लोगों को नमस्ते करती। मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो मेरे को लगता था कि क्या यही मेरी ज़िंदगी में लिखा है क्या। शादी के बाद में पति को देखो तो पति ऐसा निकला, फिर 4 बच्चे हो गए, 3 बेटियां हुई, 1 बेटा हो। फिर भी मैंने, पिताजी ने बोला कि छोड़ दो, मैंने कहा नहीं छोड़ना, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं नहीं को करूँ। फिर बच्चे बड़े हुए, मैंने हॉस्टल चलाया, मेस चलाया, मेरे को बहुत खुशी मिलती थी। मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा टिफ़िन चलाती अपना काम। मैंने कहा नहीं पापा, कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, मैं मेरे बच्चों को मेहनत करके पालूंगी, किसी से नहीं लूँगी। मेरे पति बोलते थे जाओ पापा के पास इतना पैसा लेके आओ। मैंने कहा नहीं लेके आऊँगी। क्यों लेके आऊँगी, आप नहीं कमा सकते, मैं कमाने निकलूँ। तो मेरे को मेरे बच्चों को पालने में बहुत खुशी मिली। नहीं इनको अंदर। आज मेरे बच्चे इतने लायक हो गए कि मेरे को उसमें बहुत खुशी मिली है। इतनी खुशी मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बेटा करोड़ों में एक हो गया। आज उसके संस्कार मैंने इतने अच्छे दिए। वो अपने पापा को देख के वो बिगड़ जाता तो मैं क्या करती, कहाँ जाती। इसलिए बस इतना, धन्यवाद। अब बदल रखते नहीं जीऊँ, पहले बच्चों में नहीं जिया था, अब मैं अपने लिए जीऊँ। देखिए ये भी ज़रूरत है एक, कि समाज में सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं और सब ने अलग अलग तरीके से मेहनत की है। उनकी मेहनत को कोई सुनने वाला भी नहीं। मतलब कोई तो ऐसा मंच हमारे पास हो जहां एक व्यक्ति कह सके कि मैंने ज़िंदगी कैसे शुरू किया, मैं क्या स्ट्रगल किया, क्या पाया, और 4 लोग उसको सुन सकें, 4 लोग उसको अप्रिशिएट कर पाएं, तो हमारी मेहनत सफल हो जाती। तो हमारे पास सामाजिक मंच भी जो है दिखावे के मंच है, वो भी शक्ति प्रदर्शन है, वो भी किसी की राजनीति के लिए मंच हो गया है। सामाजिक राजनीति भी एक राजनीति है। तो सही अर्थों में परिवारों का पोषण हो सके ऐसे मंच हमने नहीं बनाए, उसकी जरूरत है। बढ़िया, नेक्स्ट। प्रियल गोयल, आ जाओ बेटा। सभी को नमस्ते। बहुत इस पे मतलब डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं जिंदा रहना और जीने वाले टेबल पे कल सोते सोते सोच रही थी। हाँ, एक ऐसा ध्यान गया मेरा कि पैशन शब्द का प्रयोग हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा है कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। और पैशन का डेफिनेशन ऐसा बताते हैं कि एक ऐसी चीज़ हो जो आप 24/7 कर सको, बिना रुके बिना थके। और मुझे वो चीज़ कभी मिली नहीं जो मैं ऐसी कोई चीज़ कर सकूं जो 24/7 कोई कैसे कर सकता है, थक जाता है इंसान उसके बाद में। अब मेरे को लेकिन ये एक चीज़ जो हिट करी कल रात को कि
सारा पैशन को ढूंढने का काम 5 इंद्रियों में हो रहा है, बहुत बढ़िया। जिसकी एक लिमिटेशन है, बहुत और मैं उससे सेटिस्फैक्शन पाना चाह रही हूँ जो कि निरंतर चाहिए मुझे। सो ये कितना बड़ा मिसमैच है जो कि पता नहीं कैसे दिखता नहीं है रोज की जिंदगी में, ध्यान ही नहीं जाता, और फिर पैशन पैशन करके परेशान तो होते रहते हैं। एटलीस्ट मेरी जनरेशन तो बहुत परेशान है इस शब्द से कि पैशन कहाँ से लेके आए। अब लेकिन ये चीज़ फिर दिखी कि जब मेरा जीना ही क्योंकि जीना ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं निरंतर करते आ रही हूँ, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, सोऊं मैं, जागूं मैं, चलूं मैं, कुछ भी करूं। जब मेरा जीना वाकई में मुझे समझ में आता है तो वही मेरा पैशन बन जाता है। उसके बाद में मैं कुछ भी काम करूं पैशन से कर रही हूँ, तो वो खुश होके और खुशी से करने वाली बात, डिफरेंस मुझे वहाँ पे भी दिख पाया। बहुत बढ़िया। वो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, एक्चुअली कल गोष्ठी में हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक के ऊपर। तो ऐसा कल जब लॉजिक के ऊपर वो ट्रेन वाली एग्जांपल से बात कर रहे थे, तो एक तो ये भावना मुझे प्लेस होती हुई दिखी कि अभी तक के जो संवेदनशीलता आस्था विधि से रही है परंपरा में, उसका पोजीशन क्या है। तो एक तो कृतज्ञता बनती है, पर फिर उससे ये बात भी निकल के आई, जैसे मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो ये दिखता है कि एक, क्योंकि खुद का समझना हुआ नहीं है, मतलब वे जस्ट स्टार्टिंग, सो आखिरी में टूल जो है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन का, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल इस पर थोड़ा डिस्कशन हुआ था, तो आप क्लैरिफाई कीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट टूल आखिरी में जाके वही खत्म होता है कि कैसे करके लॉजिक का विकास कर दें, उसके आगे की चीज़ है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो आज मैं जब पढ़ाने जाती हूँ, इवन आफ्टर नोइंग कि ये लॉजिक पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं देने की कोशिश कर रही हूँ इससे पहले कि मुझे मिला हो, मेरी देने की स्थिति नहीं है, तो एक्चुअल में टीचर बनने लायक आज तो हुए ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अभी ये भी और अभी टीचर बन गए तो लटका झटका ही दे के आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज में है, क्योंकि हमारी ड्रेस में है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में है, हमारी भाषा में है, और बैक ऑफ द माइंड में है। तो हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, हमने भी यही किया। अब 2 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपना और सेट कर लो। प्रियल बहुत सारी प्रोडक्शन करती है। कितना प्रोडक्शन करती हो, कितना सारे आइटम प्रोड्यूस करती हो? 24 आइटम प्रोड्यूस करती है। 12 to 15 है ना, 12 to 15 आइटम, जिसमें साबुन, शैम्पू, है ना, क्या लिस्ट है बता दो। मतलब आयुर्वेदिक जितना बॉडी केयर सामान, टॉयलेटरीज जितनी होती हैं, लोशन, ब्ला ब्ला, लाना फलाना ढमका, तैलम, बेसिकली आयुर्वेदिक जो तैलम होते हैं अलग अलग, हेयर ऑयल, सिरम्स, वो सारी चीज़ें, है ना। तो ऐसे काफ़ी मीनिंगफुली लगी है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। हम बस्तर में जाते थे विकास करने, और मैंने बताया एक वाटर शेड हमने लिया और काफ़ी अच्छा काम किया, और ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छे भाव से काम करेंगे, काम अच्छा हो ही जाता है। तो फिर उसको देखने के लिए लोग आने लगे। फिर लोगों ने बताया कि इसकी फिल्म बना के ना गांव-गांव दिखाओ। फिर उस दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया। तो बढ़िया एक बड़ा वाला टीवी, और वो वैन रहती है ना, वैन के पीछे में सेट किया। अब कहाँ बार बार गांव में तो टीवी मिलेगा नहीं, तो उसके वैन के पीछे टीवी सेट किया, और किसी भी गांव में रात को पहुंचे और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो उनको दिखा दिया। तो एक दिन मैं सोचा कि मैं भीड़ में बैठ के देखता हूँ ये लोग क्या सोचते हैं। तो जब मैं भीड़ में बैठ के उनके बीच में बैठ गया, तो चर्चा ये हो रही थी कि ऐसा टीवी हमारे घर भी होना चाहिए। वो फिल्म से कोई मतलब नहीं था उनको। तो मिट्टी पानी वो रोज ही देखते हैं, उसमें क्या नई बात है। तो उसके लिए नई बात टीवी था। तो उस दिन ये समझ में आया कि ये विकास के नाम पे हम इनको 2M दर्जे का सिद्ध कर रहे हैं, इनके भीतर एक ग्रीड भर रहे हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे कपड़े, हमारी भाषा, हमारी गाड़ी, हमारा टीवी, वो इसको ज़्यादा देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो उस दिन समझ में आया कि हम करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो जब तक के सही अर्थों में आदमी के साथ टच नहीं बनेगा, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो आदमी को नहीं छूते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको छूती है, हमारा भाव उसको छूता है, जो कि जिंदा रहने के धरातल वाला होता है, जो कि उसके भीतर कोई दूसरी चीज पैदा कर देता है, तो हम उसके लिए एक नई मुसीबत पैदा करके आ रहे हैं जो उसके पास पहले से नहीं थी। तो ये घटना हर जगह घटती है। तो जब तक हमको आदमी वाला कनेक्ट नहीं मिलेगा, अब मेरी पैंट शर्ट कैसी भी सही, लेकिन ये बात उसको भरोसा हो गया कि जीवन रूप में सभी समान होते हैं, उसे आगे की चीज मिल गई। जब शरीर से बड़ी चीज आदमी के हाथ लग जाती है, तो शरीर और शरीर का दिखना और शरीर का सारा तामझाम सब गौण हो जाता है, अपनी जगह में आ जाता है। गुरु में लघु समाया रहता है। तो जब तक गुरु हमारे पास है नहीं, गुरु मतलब टोटैलिटी, समग्रता,
तो जब तक वो हमारे पास नहीं है तब तक लटका झटका ही जाता है। जैसे मान लो मुझको नहीं पता मेरा हिंदी कैसे है, पर जैसा है वैसा है। तो यदि और कुछ नहीं सुन रहा तो सामने वाला ये सुन रहा है यार इसका हिंदी अलग टाइप का है, जबकि मैं हिंदी में नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ भाव कुछ और कहना चाह रहा हूं। तो आदमी जो ऊपर की चीज है ना, पैकिंग वाली चीज है, वही ले पाता है, और ये बहुत बाद में समझ में आता है, क्योंकि तब तक हम भी उसी प्रभाव में जी रहे होते। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपको समझ में आई। ये मेरे को पहले से आता था, पर अपने ही बच्चों को कैसे बोले। एक बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक ताऊ होने के नाते, एक चाचा होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए जो फील भी करते हैं, या अपने भाइयों के लिए करते हैं, बहनों के लिए करते हैं, या अपने लिए भी करते हैं, वो मुहूर्त नहीं आता है कि कब वो बात हो पाएगी। रूटीन में जब हम मिलते हैं तो बहुत इन्फॉर्मेटिव बातचीत हो पाती है। आप भी 2 बात कह देते हो, हम भी 2 बात हाय हेलो कर लेते हैं, बात हो जाती है। नहीं, इन जनरल कह रहा हूँ मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, इन जनरल कह रहा हूँ बेटा। घर में चाहे मेरे बेटे के साथ है, चाहे मेरी बेटी घर में है, चाहे वाइफ घर में है, हमको अपने घरों में भी बात करने के लिए मुहूर्त तलाशना पड़ता है, जिस मुहूर्त में मैं जितनी गहरी बात कहना चाहता हूँ, मेरी भी कहने की मनस्थिति हो, सामने वाले की भी सुनने की मनस्थिति हो, और कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकल जाए। हम सबके साथ है। तो इस शिविर वो जगह है जहां हम एक दूसरे से सही अर्थों में बात कर पाते हैं, जहां उतना लंबा बात करने का हमारे पास स्पेस होता है। अभी तो स्थिति यह है कि माँ बाप को बच्चों से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं, मुश्किल से अपॉइंटमेंट देते हैं। लेकिन शिविर वो जगह है जहां हम उतनी लंबाई में, उतनी गहराई में 8 दिन, हर दिन और गहरा और गहरा और गहरा, और जितनी अपनी जगह से दूर निकल के शिविर करते हैं उतना शिविर गहरा होता है। इसी शिविर को रायपुर में करेंगे तो उतना गहरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में काम याद आ जाता है। बीच में याद आ गया, अच्छा रॉ मटेरियल वाला आ गया होगा, अच्छा वो पैकिंग वाला आ गया होगा, है ना, अच्छा मम्मी ने बोला था मैंने किया नहीं, है ना। तो घर जब हम रहते हैं तो हमारा माइंडसेट उस गहराई में जाने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अपनी जगह से 1000 किलोमीटर दूर, 1000 नहीं तो कम से कम 500। हाँ बोलो। आई थिंक ये था बढ़िया। तो अच्छा ध्यान चला गया है। काम करो, सही उम्र है और सही वातावरण मिला है। जैसा वातावरण तुम लोगों को मिला है वैसा वातावरण भी मिलना। बैठो। जैसे ये एक परिवार है, हम एक परिवार हैं, मेरा बेटा है। तो एक दिन मैं अपने बेटे को बोल रहा था, देखो जो तुमको वातावरण मिला है ये 5 पीढ़ियों की मेहनत है। 5 पीढ़ियों ने लगातार मेहनत की है तो तुमको ये वातावरण मिला है। कैसे? हमारे दादाजी लोग गरीबी में जिए, हमारे पिताजी लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा कि घर में पैसा है, मतलब मकान है, गाड़ी है, तो मैं पैसा कमा के करूंगा क्या? एक मकान और बनाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है। घर में किसान का बेटा हूं, घर में खाने पीने के लिए है, तो मैं क्या चीज के लिए पैसा कमाऊं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पैसा नहीं कमाया। तो जो घर में था, जो मेरे पिताजी ने मेहनत की, मैंने उसके ऊपर की चीज थी, तो ज्ञान की तलाश में निकल गए। ज्ञान की तलाश में निकल गए तो उसमें परिवार में जो स्ट्रगल रहा, जो भी सारी स्थितियां बनी, तो हमको जब ये ज्ञान मिला तो हमने इसको ज्ञान भाग को ज्यादा जिया। उत्पादन और व्यवस्था उस वाले भाग पे हम कम गए, क्योंकि हमारे को दर्शन जब पहली बार मिल रहा था, जब हमको दर्शन मिला था, तो केवल मानव व्यवहार दर्शन नाम की एक बुक थी और आदरणीय बाबा जी थे जो समझ में नहीं आते थे। तो उस समय इसको पचाना और गिनती के लोग हुआ करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम दर्शन में आए तो मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि ये सन्यासियों का अखाड़ा है या इसमें गृहस्थ आदमी की कोई भूमिका है, क्योंकि जितने लोग पहले लगे हुए थे वो सारे अनमैरिड थे। साधन भाई और ये रण सिंह भाई, कई लोग थे ये। तो धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई आप नई चीज में घुसते हो तो आप हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। और फिर इतना ही था कि शिविर तो साल में एक ही मिलता था, मुश्किल से साल में 1 या 2 शिविर होता था। अब आपको दूसरा शिविर चाहिए तो आप 1 साल इंतजार करो, ऐसी सारी स्थितियां थी। तो उससे निकल के आज जैसी स्थितियां हैं वो बहुत सुखद स्थितियां हैं। अब मान लो हर्ष और तुम लोग हो, आज तुम लोग जब शादियां करोगे और तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तो उन बच्चों को एक समाधान, समृद्धि और चारों अवस्थाओं के संतुलन पूर्वक जीने का वातावरण उपलब्ध होगा, है ना। तुम्हारे माँ बाप तुमको सपोर्ट करते हुए पीछे खड़े हैं। हमको अपने माँ बाप से ही स्ट्रगल करना पड़ा है, हमको अपने परिवार से ही स्ट्रगल करना पड़ा है,
तो जितनी सारी स्ट्रगल हमारी जिंदगी में देखें तो बड़ा हिस्सा वो था जो स्ट्रगल में गया है। इसलिए हमारी जिंदगी किसी बात को स्टेब्लिश, विचार को स्टेब्लिश करने में गई है। तुम्हारी जिंदगी उस बात पे इमारत खड़ी करने में जाएगी, उस पे क्रिएट करने में जाएगी, उसका अवसर तुम लोगों को मिला है। हाँ, इसका कितना तुम सदुपयोग कर पाते हो वो आने वाले 20 साल बताएंगे। पर हाँ, कोई मोमेंट ऐसा होता है जब कोई बात हमारे अंदर घुस जाती है और हमको लगता है कि हाँ, जैसे अभी जो तुमने कहा वो बिल्कुल बहुत साफ सुथरा है। जिस पैशन, वो पैशन नहीं है, आवेश है, जिसको हम जिंदा रहने के धरातल पर पैशन बोल रहे हैं, चाहे वो गेम के लिए है, चाहे वो कोई और, वो आवेश ही है। आवेश के बिना, वो आवेश को हम पैशन बोलते हैं। और आवेश की निरंतरता नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनका बाद का जीवन बहुत खराब होता है, क्योंकि उनको जितने लोगों के हुजूम के साथ चलने की आदत पड़ जाती है और बाद में कोई उनको पूछता नहीं। तो जितनी शुरुआती दिनों का उनका लाइमलाइट है, उसके बाद की जिंदगी कितनी बदतर हो सकती है उसकी कल्पना हमारी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि उसकी कोई निरंतरता नहीं है। जो जीने के पॉइंट पे कहा, जैसे हम अकेले हैं, जैसे अभी कोरोना काल रहा, मैं तो घर में 8 महीने अकेला था। मैं ऑनलाइन कुछ नहीं करता भाई, ऑनलाइन जितना करना है सारा ऑनलाइन पढ़ाई है यार, वो देख लो, इसमें ऑनलाइन अब क्या करना है। और तो मैं 8 महीने टोटल अकेला था और मेरा फ़ोन आप देखोगे बहुत कम बिजी रहता है, क्योंकि हम लोगों से कोई बात भी करेगा उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए ना। आओ चुगली तो खेलेंगे नहीं, है ना। तो फ़ोन आराम से रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपने साथ काम करने का बड़ा, कोरोना काल अपने साथ काम करने का बहुत बड़ा अवसर था और उसका हमने भरपूर सदुपयोग किया है। तो मुझको लगता है कि एक बार वो अपने साथ, वो जो पैशन है, पैशन इसी बात का है कि मेरा भाव और विचार कितना शुद्ध है। शुद्ध चीज ही सुखदाई है, मिलावट ही दुखदाई है। तो जैसा नेचर है, जैसा अस्तित्व है, मेरा भाव और विचार वैसा हो जाए। मेरे भाव और विचार में कोई भी अनवांटेड चीज मत रहे। यदि कोई अनवांटेड है, वो मेरे को दुख देती है, मैं दुख नहीं चाहता हूं, मैं बोरियत नहीं चाहता हूं, मैं इनसिक्योरिटी नहीं चाहता हूं, मैं फियर नहीं चाहता हूं। मेरा अपना स्वरूप दर्शन का शिविर केवल बुक्स में घुसने के लिए एक इंट्रोडक्टरी प्रिपरेशन है ना। सही अर्थों में दर्शन पे जो 12-15 बुक्स लिखी गई हैं, उसको पढ़ के समझने के लिए हमारे भीतर पैशन आ जाए। ये पैशन है, वही तीव्र इच्छा ही पैशन है। वो तीव्र इच्छा केवल समझने और जीने के लिए। तब तीव्र इच्छा, हाँ, तो पॉजिटिवली प्रभावित होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्ञान से प्रभावित हो गए, ज्ञान से नहीं प्रभावित हो गए तो किससे हो गए? आचरण से प्रभावित नहीं हो गए तो किससे हो गए? प्रभावित होना गलत चीज नहीं है। जहां सुख की निरंतरता नहीं है, उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। उससे प्रभावित होना प्रॉब्लम है। तो नेगेटिवली प्रभावित होने में प्रॉब्लम है। सकारात्मक तो विधि से प्रभावित नहीं होंगे तो आगे चल ही नहीं पाएंगे। प्रभावित होने का मतलब कनेक्ट बनना है। जब हम शिविर करते हैं तो पहली बार हम व्यक्ति को स्वीकारते हैं, धीरे से हम कंटेंट को स्वीकारते हैं, या कंटेंट को स्वीकारते हुए व्यक्ति को स्वीकारते हैं। कोई पॉइंट के बाद व्यक्ति छूट जाता है और कंटेंट और हम रह जाते हैं। इसमें आस्था किसके प्रति जग रही है? इसमें आस्था व्यक्ति के प्रति नहीं जगती है, या व्यक्ति के प्रति जगती है, लेकिन बेसिकली आस्था कंटेंट के प्रति चलती है। तो कल मैं कोई गलती कर भी दूंगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार सोम भाई नहीं कर सके तो हम नहीं कर सकते। आपको लगेगा ठीक है, सोम भाई भी समझ रहे थे, सोम भाई से कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम ठीक करेंगे। तो यहां आस्था व्यक्ति परक नहीं है, यहां आस्था कंटेंट परक है, यहां आस्था आचरण परक है, आचरण के प्रति आस्था। इसलिए कहा कि मानव का इष्ट ज्ञान है। भाई आखिर हम किसी देवी देवता को मानते हैं तो उनके आचरण की वजह से ही मानते हैं ना। तो फाइनली आचरण क्या चीज है? आचरण ज्ञान की अभिव्यक्ति है। ज्ञान ही आचरण के रूप में व्यक्त होता है। तो ज्ञान मानव का इष्ट है, कोई व्यक्ति मानव का इष्ट नहीं है। धीरे धीरे ऐसा हमारे ध्यान में आ जाता है। बढ़िया, शानदार। और किसी का मन हो कुछ शेयर करने का? हाँ जी, काट लीजिए माइक, आगे आ सकते। अरे सर, आपके लिए सर, आप बोले तो मैं उठ जाऊं। मैं नमस्कार।
मैं 2004 से इसमें जुड़ा हूँ। पहली बार आया था, मेरे परिवार में मेरा बेटा बिगड़ गया था। आज जो सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग लॉयर है वो जीवन विद्या का प्रभाव है। यहाँ मेरे ख्याल से ऊपर सांस फूलती है, नहीं तो मैं नहीं तो मैं जब बोलता हूँ तो दूसरे की सांस फुलाता हूँ। यहाँ मेरी सांस फूल रही है। नहीं, ये कुछ बात भी ऐसी है कुछ नहीं, जो सांस फुलाती। नहीं सर, बात से तो ठीक है। बात तो मैं मेरी राजनीति में मंच पे बोलता हूँ तो मैं ये बातों का बहुत सारा एसेंस उसमें बोलता हूँ, जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों में मुझे पागल कहा जाता है। अरे ये पागल है, इसके साथ नहीं बनेगी, ऐसा कहा जाता है। और मैं मेरी काम करते रहता हूँ, कंटिन्यूसली करते रहता हूँ। भैया के साथ शेयर भी किया, बड़े बड़े पदे को ऑफर आए, उसमें पैसे की लेन देन होनी थी, मैंने नहीं किया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आज कि मेरी सुई एक बात पर अटकी हुई है, शायद वो निकल जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। वो अटकी हुई है कि तात्कालिक जो कुछ अनियमितता होती है और जिससे मुझे लगता है कि हम जब सारे समझदार हो जाएंगे उस वक्त तक वो पूरा सर्वनाश हो चुका होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पे मेरी सुई फंसी हुई है। नहीं तो 2004 से विद्या के बारे में पूरी क्लियरता है। मुझे ये पता है कि ये देश विश्वगुरु है और विश्वगुरु मध्यस्थ मार्ग को लेकर है। एक बार बुद्ध ने मध्यस्थ मार्ग दिखाया था, दूसरी बार गांधी ने मध्यस्थ मार्ग दिखाया। क्योंकि जब गांधी मोमेंट में आए उस वक्त दो विचारधाराएं थी। एक तो बहुत लंदन अमेरिका से पढ़ के आओ और पढ़ के क्लबों में बैठो, विनंती आर्ज और वो दे के विरोध करो सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। दूसरी एक विचारधारा थी कि बंदूकें लाओ, रिवॉल्वर अवेलेबल करवाओ, बम लाओ, उसको फोड़ो। और गांधी ने एक मध्यस्थ मार्ग दिखाया था। वो मध्यस्थ मार्ग था कि कोई तू बम नहीं ला सकता, तू अमेरिका यूरोप में पढ़ नहीं सकता। तो तीसरा मार्ग गांधी ने दिखाया था, तू अपने चौराहे पर जा, तिरंगा उठा, वंदे मातरम बोल, भारत माता की बोल, जितना पुलिस मारेगी वो सह ले, रात में आके अपनी सिकाई कर ले और फिर से भी वही काम कर। जिसके कारण वो मोमेंट जनता की मोमेंट बनी। आज एक और बाबा ने, नागराज बाबा ने एक मध्यस्थ मार्ग दिया है देश को। ये मैं पहले शिविर से कंफर्म हूं कि अगर हमको विश्वगुरु बनना है तो कोई धार्मिक आचरण, कोई हमारा जो भोगवादी संस्कृति होगी या जो योगवादी संस्कृति होगी वो हमको विश्वगुरु नहीं बना सकती। विश्वगुरु तो बनाएगी बाबा नागराज, क्योंकि यह देश की मौलिकता है मध्यस्थ मार्ग की। और ये मौलिकता हमको जब समझ में आएगी तब हम विश्वगुरु बनेंगे। क्योंकि जहां भी राजनीति के साथ धर्म जुड़ता है तालिबान पैदा होता है। जहां जहां ये जुड़ा है, मध्य एशिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, जहां जुड़ा है वहां पैदा हुआ है। जहां धर्म को अलग रख के उन्होंने राजनीति की तो भोगवादी संस्कृति की तरफ वो गए हैं। तो भोगवादी संस्कृति और धार्मिक संस्कृति, दोनों संस्कृतियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों विध्वंस की तरफ जाती है। ये मध्यम मार्ग सिखाता है हमको। तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति मध्य मार्ग की है, उस मध्य मार्ग में चलते हैं। अब जो मैं दिखा रहा हूं, विकास के नाम से जो पहाड़ों का सत्यानाश हो रहा है, जंगलों का सत्यानाश हो रहा है, वो सच में विकास है क्या? गांव में जब रास्ता पहुंचता है तो टाटा का सर्वे है, 4 साल पहले का टाटा का सर्वे है कि गांव की इकोनॉमी आधे पर आ जाती है। मतलब रास्ता हम उनके विकास के लिए दे रहे हैं कि उनके शोषण के लिए दे रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये सोचने का काम हमको करना पड़ेगा। किसानों को आप कितनी भी गाली दे दो, किसानों के ऊपर प्रेशर है, अगर जिंदा रहना है तो क्वांटिटी बढ़ाओ। क्वालिटी बढ़ाने से वो जिंदा नहीं रह रहा है। और क्वालिटी जब वो प्रोडक्शन करता है तो हम उसको दाम नहीं देते। हमको मतलब हम इतने नालायक लोग हैं कि हम जूते खरीदने जाते हैं, जूते पैर में डालना है, जूते खरीदने जाते हैं तो एसी शोरूम में जाके खरीदते हैं। और सब्जी खरीदना जाता है तो फुटपाथ पर जहाँ गंदगी है वहाँ खरीदते हैं। हमको हमारी लाइफ क्वालिटी भी नहीं समझ में आती कि जो पेट में जा रहा है वो फुटपाथ पे खरीद रहे हैं और जो पैर में पहनना है उसको एसी शोरूम में खरीदते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी क्यों हो गई है? ये मध्यस्थ दर्शन समझाता है कि हमें अपनी जो शरीर के ऊपर का आवरण है, मतलब हर परिवार में
अगर 100 रुपए कमाई होती है और खर्चा होता है, 100 रुपए अगर खर्चा होता है तो 15 रुपए हम शरीर के लिए मतलब अंतर्भाग के लिए खर्चा करते हैं और बाकी 85 रुपए हम स्किन के लिए खर्चा करते हैं। ये वास्तविकता है। एसी, कार, ये सारी चीजें स्किन के लिए है। पेट के लिए हम कितना खर्चा करते हैं? कुछ नहीं करते। और ये कोरोना काल ने सिखा दिया कि जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी थी, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, कोरोना काल में मैंने 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा किया। कितना प्रशासन से संघर्ष हुआ होगा, किस तरीके से हमको संघर्ष करना पड़ा होगा, अलग बात है। वो तो संघर्ष करना हमारी खानदानी फितरत है। हम पागल खानदान के लोग हैं। हाँ, मेरी पूरा खानदान पागल है साला, पूरा टॉप टू बॉटम हम पागल है। 1942 में मेरे 3 काका अंग्रेजों की गोली से मारे गए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, जिस वक्त 20-22 हजार एकड़ जमीन हमारे पास थी। हम सरदार परिवार से हैं, मगर जब 42 में हुआ संघर्ष, सारा सील हो गया। हमारा किले जैसा मकान खोद के ले गए, कुछ नहीं बचा। मेरे दादा 9 साल एब्सकॉन्डिंग में रहे और एब्सकॉन्डिंग में रहने के बाद दादा, मेरे पिताजी जो बग्गी से और घोड़े से जाते थे स्कूल में, वो अनाथ आश्रम में पढ़े। अब तो सुधर जाना चाहिए था ना हमको, नहीं सुधरे। नहीं सुधरे, जमीन हो गई, सब सत्यानाश हो गया, बग्गी से घोड़े गए तो अनाथ आश्रम तक आ गए, नहीं सुधरे। पिताजी पढ़े, डॉक्टर हुए, CGHS में गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गए। फिर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ, 6 महीने जेल में रहे, नौकरी छूट गई, फिर रास्ते पर। ठीक है, अब सुधर जाना चाहिए था, नहीं सुधरे। फिर नामांतरण आंदोलन हुआ, मेरा चचेरा भाई उसमें शूट आउट साइट हो गया, मारा गया। अब सुधरना चाहिए था, नहीं सुधरे। मेरे ऊपर भी 15 स्टेट में केसेस हो गए। ये संघर्ष मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम पागल खानदान के, हम तो मानते हैं कि हम पागल खानदान के लोग हैं और ये करना चाहता हूँ मैं बार बार ये करता हूँ। मेरे सोम भैया से कितने बार संघर्ष हुआ है, अभी भी मैं उस संघर्ष में हूँ कि तात्कालिक जो कुछ हो रहा है उसका विरोध करे या नहीं करे, उसको ऐसा ही छोड़ दे। तात्कालिक बच्चों के साथ में जो कुछ हो रहा है, रास्तों के साथ में, नेचर के साथ में, नदियों के साथ में, पहाड़ों के साथ में जो कुछ हो रहा है और विकास के नाम से हो रहा है, उसका किसी को विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और विरोध करे तो फिर विरोध किस बात से करे? क्योंकि ये प्रोसेस है भैया। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, जैसा बुद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया, गांधी ने 165 देशों में अपनी विचार, बाइडेन भी बोलता है कि मैं मेरे गांधी के विचारों पर चलना चाहता हूँ। बाइडेन का स्टेटमेंट आता है। हमको नहीं समझ में आया गांधी, हमारा गांधी तो हमको गाली देने के लिए है। मैं भी गांधी को गाली देता था, बहुत गाली दिया मैंने गांधी को, क्योंकि मेरी शिक्षा ऐसे स्कूल में हुई थी जहाँ गांधी के लिए अपप्रचार बोला जाता है। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, मगर हमको समझ में हो सकता है कि बाबा के बारे में भी ऐसा बोला जाएगा। और जिस दिन बाबा के बारे में ऐसा बोला जाएगा, विरोधाभास शुरू होगा, उस दिन बाबा दुनिया में पहुँच चुके होंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा सर। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कुछ जीवन विद्या का ये होना चाहता हूँ, होऊंगा, मुझे नहीं पता। मगर जैसा विकास क्रम में मानव है, मैं भी जीवन विद्या के विकास क्रम में हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पहुँचूँगा। अभी आपको पता है कि पिछले साल मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, मेरी बीवी भी एक्सपायर्ड हो गई। अब मेरे पास में परिवार नाम के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कनाडा में है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। बाकी जो भाई बंद होते हैं वो है, देखते हैं। पहले से भी मैं ऐसा ही था। मेरी बीवी बहुत संघर्ष करती थी, मेरे बाहर घूमने के लिए बहुत विरोध करती थी। जब 2 बार भैया के घर जाके रहे, क्योंकि ये भी घूमते हैं। अरे हमारे पास घुमंतु जाति का सर्टिफिकेट है भाई, प्रमाण पत्र है, ऑफिशियली हम घुमंतु लोग हैं। क्योंकि महीने में मैं कभी भी 5 दिन से ज़्यादा घर नहीं टिका। ये 7 दिन 8 दिन एक शिविर में टिकता हूँ। जब भी आता हूँ तो 7 दिन 8 दिन टिकता हूँ, अदरवाइज मैं घर में भी नहीं टिका। 4-5 दिन से ज़्यादा कभी घर में नहीं रहा। हो सकता है मैं टिक जाऊँ, पता नहीं कितने दिन और संघर्ष चलेगा, मुझे ये पता नहीं। मगर मेरा पूरा विश्वास है कि इस देश को जो अगर विश्व गुरु कोई बना सकता है तो नागराज बाबा का वर्तमान में जो मध्यस्थ दर्शन है वही बना सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।
हाँ जी, चले और कुछ? काकड़े जी के बोलने से गर्मी आ गई। है क्या बोले? वाओ, नहीं देखो, ये तो बात ठीक है कि मैं भी आपका इसलिए सम्मान करता हूँ कि अभी तक आपने अपने आप को बेचा नहीं। और पिछले 20 साल से हम साथ हैं और बहुत सारे अवसर आते जाते हुए हम देखते रहे। सोचना यही होगा, क्योंकि हमारे पास भी अब अगला 20 साल बचा है और पिछला 20 साल निकला है, तो पिछले 20 साल से क्या सीखा जाए, सवाल इतना ही। देखते हैं। हाँ जी, चलिए, तो कल उपलब्धि के रूप में क्या निकला? फाइनली बोले तो क्या निकला? एक तो बात ये निकला कि नेचर ने हमको बहुत दिया है। ये जो खरीदने वाला पार्ट था वो हैंडल हुआ, है ना। और वस्तुएं भाव शून्य नहीं है, अभी तो हमारे लिए व्यक्ति भी भाव शून्य है, वस्तुएं भी भावपूर्ण है और मानव भी भावपूर्ण हो जाए, इसकी ज़रूरत तो है। दूसरा और क्या निकला? हाँ जी, श्रम से श्रम वृद्धि मिलती है और समाधान से सुख मिलता है। हाँ, और सुविधा से सुख नहीं और सुख से सुख सुविधा से नहीं, सुविधा नहीं, है ना। मैं समाधानित हो गया तो पेट अपने आप भर जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। तो इससे कल की चर्चा से एक बात ये निकल के आई कि अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है ही। देखिए, हम मानते हैं कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि फिर उसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, वो कम अधिक से मुक्त होता है। यदि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव रूपी एक इकाई इसमें प्रकट हुई है और मानव में निरंतर सुख की चाहना है, मानव में अपनी आवश्यकता पूर्ति की चाहना है, मानव में सफल होने की चाहना है, तो मानव की सभी मानव की सभी चाहनाएं पूरी हो ही सकती हैं। यही प्रकृति में पूर्णता का प्रमाण है। इसको रिवर्स करके देखें कि यदि मानव पैदा हो गया है, उसकी चाहत पूरी नहीं हो सकती है, तो यदि मानव अधूरेपन के साथ जीने के लिए बाध्य है एग्जिस्टेंशियली, इसका मतलब है कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण है। तो प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण नहीं है, इसका प्रमाण यही है कि व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सभी सुखी हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी अपना जीवन धन्य कर सकते हैं, सभी अपनी उपयोगिता के साथ में जी सकते हैं। कल की चर्चा में जो विशेष रूप से ध्यान देने की बात थी वो ये थी कि मानव को सुख की तलाश है और मानव को अपने सम्मान, अपनी पहचान की तलाश है। इसको हम कितना कॉन्क्रीटली चिन्हित कर पाए कल दिन भर में, वो मेरे को लगता है कि कल का सबसे बड़ा टेक होम है। तो कितने लोगों को ये क्लैरिटी आ गई कि मेरा सुख क्या है और मेरा सम्मान क्या है? बोलो बोलो, माइक उठाओ। आगे आगे। मेरा सुख क्या है, मेरा सम्मान क्या है? इतने में ही सारी कहानी है। हाँ जी, चालू नहीं? जब भी माइक दें चालू करके दें। सम्मान में सोम भाई, मुझे ये समझ में आया कि पहले से घर से ऐसे संस्कार मिले थे कि सभी का सम्मान करना है और खुद का जब अपमान होता है तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं खड़ी करनी है कि खुद का अपमान हो। तो जैसे जैसे मैं पुलिस में आया तो मुझे थोड़े बहुत पता चला कि पुलिस में कभी ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं होते तो कुछ ऊपरी अधिकारी लोग होते हैं तो आपको असम्मानित करते हैं, जिसमें गाली गलौज भी करते हैं। और वो बात इतनी मुझे वो खराब लगी कि उसको मैंने ऐसा स्वीकृत कर लिया
कि उसके बाद में मैं सतत यही देखता था कि मेरी कहीं गलती ना हो। तो सतत वही देखने से मेरे अंदर जो एक भय पैदा हुआ, जो मान भय, 4 भय में से जो मान भय होता है, बहुत बढ़िया। तो वो भय इतना गहरा पैदा हुआ कि जब भी मैं ट्रेनिंग में था उसके बाद भी, तो मुझे सतत यही ध्यान रहता था कि मैं कुछ ऐसा कर ना डालूं, ऐसा बोल ना डालूं कि जिसकी वजह से मेरा सम्मान, मुझे कोई अपमानित करे। और मैं सबको बड़े सम्मान करता था ताकि वो भी अपमानित ना हो। तो उसकी वजह से ये हुआ कि मैं ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता था किसी से, क्योंकि मुझे ये डर रहता था कि कहीं वो कुछ बोल देगा और उसकी वजह से मैं और कुछ बोल दूंगा। तो उससे एक लिंक मेरी ये भी जुड़ी कि मानव है वो गलती करने के अधिकार के साथ जीता है, जन्म लेता है। तो वो वहाँ पे मुझे कनेक्ट हुआ। और सम्मान की बात मुझे ऐसे लगी कि सम्मान क्या है, तो खुद की उपयोगिता, खुद को जानना, जो भी मेरा भय है उसको दूर करना, और जो मैं सुखरूप हूँ उसको पाना, वही मेरा सम्मान है। तो वो कल जो सम्मान की बात हुई, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ आज कि मेरा सम्मान किसी और से नहीं है, मेरे खुद से है। बहुत बढ़िया। और मैं जब दूसरा जब मेरा अपमान करता है या मैं दूसरों का जब अपमान करता हूँ, तो मुझे बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो उसका अपमान नहीं है, मैं खुद का अपमान कर रहा हूँ। शानदार। तो वो बात मुझे बहुत टच हुई कि जब दूसरा मेरा अपमान करता है, मुझे गाली देता है या कुछ भी बोलता है, तो वो मेरा अपमान नहीं कर रहा है, वो खुद का अपमान कर रहा है। क्या बात है। वो बात मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई ये पूरी सर्किट में। तो मैं उससे बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा बहुत ये चलता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता था। हाँ, इससे क्या होता है कि हमारा इवोल्यूशन रुक गया। मुझसे गलती ना हो जाए, तो गलती ना हो जाए, गलती हो तो अधूरापन पता चले, और गलती ना हो जाए इसमें रहने से फिर मैं नया नहीं सोच रहा हूँ। मेरा फोकस है कि गलती ना हो जाए, मैं सही को समझूं, ये फोकस हो कि मुझसे गलती ना हो जाए। तो गलती ना हो जाए का मतलब मैं रुक गया हूँ, अब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। यही कि खुद में समाधान लाना, वही मेरा सम्मान है। दूसरों की जिंदगी में समाधान आए, बस उसमें मैं मदद रूप उपयोगी, मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान, वही मेरा सम्मान है। वो मुझे पता तो चला। स्वयं के लिए स्वयं की उपयोगिता सुखी होना, और दूसरों के लिए मेरी उपयोगिता उनके सुखी होने में मेरा योगदान होना। और सुखी होने की जब बात कर रहे हैं तो जीने की बात कर रहे हैं, जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है। तो वो मुझे क्लियर हुआ। शानदार। हाँ जी, और 1-2 शेयरिंग। आपने सुख को कैसे लिया और सम्मान को कैसे लिया? अशोक भाई। मैं सर 1 मिनट के लिए आ गया जो। हाँ हाँ श्योर, आपको तो आना ही है एक दिन। वैसे मैं माइक्रोफोन का आदमी हूँ। ये दे दूं? वैसे मैं माइक्रोफोन का ही आदमी हूँ। हाँ हाँ। माइक्रोफोन जल्दी मुझसे छूटता नहीं है। पिछले 2 दिन में हर 1.5 मिनट में आपने मेरे से माइक्रोफोन रखवा दिया। मैं कुछ पूछता हूँ तुरंत उसका एक सटीक आंसर होता है, तो फिर बोलने को कुछ रहता ही नहीं है। तीसरा दिन है, अब मुझे चौथे दिन में सुबह मेरी जो हालत है वो ये है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरे प्रश्न है, पर मुझे ये बहुत ही विश्वास हो गया है कि उन प्रश्नों के उत्तर भी है। बहुत बढ़िया। संयोग से मैं बहुत खुश हूँ। अभी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ संयोग से, आपने अभी बोला कि वो मुझे मालूम नहीं था ये ऐसा ही एक रास्ता है। रास्ता था मालूम है, किस तरीके से स्टेप है मुझे मालूम नहीं था,
अभी आपने सुबह सुबह बोला कि शिविर जो है वो 12 पुस्तकों में प्रवेश करने का एक अट्रैक्शन के, जो भी बोलो आप, वर्ड्स जो भी दो, हाँ। एक उत्साह पैदा करने के एक तरीके है, प्रोसेस। संयोग बुझ समझिए। आज सुबह मैं और मेरे आदरणीय मित्र विनू भाई उधर आज सुबह नाश्ते करते वक्त मैंने उनसे जो कहा, आज सुबह नाश्ते करते वक्त जो आपने आधे घंटे बाद बोला, आज सुबह नाश्ते करते वक्त मैंने उनसे जो कहा वो ये था, विनू भाई सूरत जाने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मुझे वो 12 पुस्तकें अवेलेबल करवानी है। बहुत बढ़िया। तो ये कोई मतलब यही रास्ता है, मुझे संयोग से मतलब मैं सही जा रहा हूँ, उस बात की बहुत खुशी हो रही है। जो लफ्ज़ है, मेरी अवस्था जो है वो ये है, सबसे पहले दर्शन के लिए, आपके लिए, और जो लोग मुझे विनू भाई, हमारे लवजी भाई, जनक भाई यहाँ है नहीं पर निमित्त से आया, उनके सब के लिए मेरी जो अवस्था है ये है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ जी, तो ऐसा लगता है अब चलना चाहिए। चलिए, कुछ तो होगी। हाँ जी। एक अभी थोड़ा सा ध्यान गया जो मैं लाना चाहता हूँ सभा के, कि गलती ना हो जाए मुझसे, हाँ। इसका एक भय बना, मान भय से। तो मैंने देखा कि एजुकेशन में हमारा जो क्लासरूम में बच्चे इसी डर से बैठे, तो नुकसान सबसे ज़्यादा ये हम कर रहे हैं। घर में भी हमारे बच्चे के पास यही हो रहा है, उसको भी डर है मेरे से गलती ना हो जाए। मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 8-9 साल की है, वो बाल में तेल डाल के आई, फिर सोफा सेट पे बैठी, हाँ। तेल पीछे लग गया, इतनी घबराई कि पापा मुझे इतना डांटेंगे। वो खुद लेके आई, अखबार पहुंचा नहीं गया, फिर देखा कि कैसे छिप जाए। तो ये हम गलती अपने घर में भी करते थे। हाँ, गलती ना हो ये ना हो, गलती हो और हो गई तो पता ना चले। हम गलती कर रहे हैं एडल्ट। जो कल राजेश भाई ने कही कि बच्चों को ये भय ही ना रहे कि गलती होने से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है, इसलिए कल भी ये बात हुई थी कि बचपन में छोटी गलतियां होने दिया जाए तो भविष्य में बड़ी गलतियां रुक जाएंगी। तो इससे मुझे ध्यान गया कि हम वही प्रोसेस जो आपके बड़े कर रहे थे, हम अपने बच्चों के साथ जाने अनजाने में कर ही रहे हैं घर में। ये वही बड़े तो वहीं पहुंचे हैं, मानव बनने से रोक रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान हम सब पेरेंट, एज ए पेरेंट जाए, और एज ए शिक्षक जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कैसे प्रोसेस करें। देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ये ऐसे भी रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि स्वयं के प्रति विश्वास है तो हम दूसरे को गलती करने का स्पेस दे सकते हैं, उसको खेलने का, उड़ने का स्पेस दे सकते हैं। नहीं तो ये गलती अभी जो आप बोल रहे हो, गलती ना करने के लिए उसको ना स्पेस दिया जाए, ये भी वही चीज है जो पहले कर रहे थे। तो जब तक अपने में वो गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये स्पेस उपलब्ध नहीं होगा। ये बात पहुंच रही? मतलब ये जिंदगी चाहिए से चलता ही नहीं है। चाहिए शब्द आया, गई भैंस पानी में। उपदेश काम नहीं करेगा। उपदेश से किसी हद तक आदमी उसके व्यक्ति के श्रद्धावश अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करेगा। और अभी जिस तरह का माहौल है, आदरणीय नागराज जी से कभी हमने कहा कि आप हमारे गुरु हो। देखो, बोले आप गुरु मानो पर मैं शिष्य नहीं मानता हूं। ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि देखो, गुरु शिष्य संबंध की एक मर्यादा है। गुरु शिष्य संबंध का मतलब है कि गुरु पे आंख मीच के भरोसा हो जाए। जो गुरु बोले उस पे क्वेश्चन भीतर भी खड़ा ना हो तो शिष्य है। और अब तुम शिष्य होने लायक बच्चे नहीं हो। जो मॉडर्न एजुकेशन हमको मिली है, उस मॉडर्न एजुकेशन ने हमको एक संस्कार दिया है प्रश्न खड़े करने का। जब प्रश्न खड़े करने का संस्कार हमारे भीतर बन गया है तो अब हमारे भीतर प्रश्न खड़ा होता ही है। अब चाहे नागराज जी बोलें तो पहले नागराज जी का आचरण ही चेक करेंगे। हम यहीं से शुरू करते हैं। हमारी औकात कितनी है हमको नहीं पता, पर हम दूसरे को तो चेक करते हैं। ये तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसमें गुरु शिष्य नहीं हो सकता।
तो गुरु शिष्य संबंध की जो मर्यादा है, गुरु शिष्य संबंध के लिए जो मानसिक तैयारी है वो अब नहीं हो सकती, इसलिए मित्रवत ही काम हो सकता है। तो जब ऐसे सारा ध्यान में आता है तो फिर हमको उसकी सीमा, तो अब चाहिए शब्द नहीं चलेगा। तार्किक मनोभूमि पे आस्था के प्रयोग अब सफल नहीं होंगे। इस जमीन पे कुछ साल पहले खेती हो सकती थी, अब फर्श लग गया, फर्श लग गया तो अब खेती नहीं हो सकती है। तो आस्था की मनोभूमि पे आस्था के प्रयोग सफल किए जा सकते हैं। अभी के जिस तरह की मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, इन बच्चों के साथ अब आस्था के प्रयोग सफल नहीं हो सकते। अब इनके साथ बात करनी है तो पहले लॉजिकली एक्सेप्ट कराओ, उसका लॉजिकल ये हो जाए कि जैसे इस पूरे दर्शन की ताकत क्या है, आपको स्वीकार हो कि ना स्वीकार हो एक बात है, अस्वीकार करने के लिए आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप किसी बात को अस्वीकार कर सको वो गुंजाइश ही नहीं है। तो जब लॉजिकली हम तृप्त हो जाते हैं तो वहाँ से फिर इस बात पे ध्यान जाता है कि अब मैं इस पे ध्यान देता हूँ। फिर उसके बाद आप सुनना शुरू करते हो, उसके पहले सुन नहीं रहे हो, जांच रहे हो कि सुनने लायक है कि नहीं है। तो नए लोगों के 2-3 शिविर तो इस बात में निकल जाते हैं कि ये कंटेंट सुनने लायक है कि नहीं है, ये आदमी सुनने लायक है कि नहीं है। पहले हमारा एग्ज़ाम लेते ही हैं, हमको भी पता है हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, और क्यों ना लिया जाए। जब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी लगाने की सोचता है, जब हमने भी अपनी ज़िंदगी लगाने की सोची है, तो नागराज जी से वो सब कुछ पूछा है जो अपने भाई से नहीं पूछ सकते, अपने पिता से नहीं पूछ सकते। सब कुछ पूछा है, आर पार पूछा है, हर जगह के लिए पूछा है। क्योंकि गुरु का मतलब ही है जो ये कहता है कि मैं इस रास्ते पे चल के देख लिया हूँ, तो भैया मैं चलना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ कि इसमें यहाँ क्या होता है और वहाँ क्या होता है। तो मुझको लगता है कि आज की परिस्थितियों के अनुकूल एक बढ़िया चीज़ मिल गई है। से संयोग है कि हम शरीर से भी ठीक हैं, मन से भी ठीक है, पहुँच भी गए हैं। ऐसी भी बड़ी संख्या है जो पिछले सालों में शिविरों में पहुँची है और चल नहीं पाते, वो संख्या ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि अभी तक ये माना गया कि दूसरा आशीर्वाद देगा और उससे हमारा कल्याण होगा, और इसमें ऐसा कोई आशीर्वाद मिलता नहीं। इसमें तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि भैया ना भय है ना प्रलोभन। इस पूरी बात में क्या है? कोई भय है, कोई प्रलोभन है, कोई आस्था है? भय नहीं हो, प्रलोभन नहीं हो, आस्था भी हो नहीं हो, उसके बाद आदमी टिक जाए तो अब स्वेच्छा से टिका है। अब उसको टिकाने के लिए दूसरी कोई चीज नहीं है। इसके बाद वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। अभी ये संस्कार कुछ लोगों का है, धीरे धीरे इसकी विशालता बढ़ेगी। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुखद। तो कल की चर्चा पूरी होती है। बोर्ड साफ कर दो। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। डमरू बचाए रखो, बाकी कर दो। माइक। अभी जो हमारे समझने की जर्नी शुरू होती है, क्या ये मतलब आस्था भय प्रलोभन से ही तो शुरू होती होगी ना? जैसे अभी मुझे इसका प्रलोभन हो सकता है ना कि समाधान मिल जाए, तो मैं वो प्रलोभन नहीं, आपकी कोई वो इनेट चीज है, आपकी वो कोई मूल चाहत है जो बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर है, उसको आप एड्रेस करते हो। इसका नाम जिज्ञासा है। प्रलोभन वो है जो मैं बाहर से पाना चाहता हूं। शरीर से जुड़ा हुआ जितना संसार है, या मैं मेहनत नहीं करूं, गुरुजी सर पे हाथ रख दें और मेरे को ज्ञान हो जाएगा, ये प्रलोभन है। गुरुजी की तपस्या का फल मुझको मिल जाए, ये प्रलोभन हो सकता है। सेवा करूं, एक दिन आदरणीय नागराज जी लास्ट के समय में शरीर थोड़ा वो रहा, तो सेवा तो 24 घंटे में 2-3 शिफ्ट चलती थी, तो 2 लोग उनके साथ रहते ही थे। तो एक सज्जन थे जो IIT कानपुर के पास आउट हैं और यंग हैं बिल्कुल, 22-24 साल के, तो उनकी बहुत सेवा करते थे। तो एक दिन उठ के वो टांग दबा रहे थे, बीच में उठ के बोलते हैं, तुम ये मत समझना सेवा करने से अनुभव हो जाएगा। क्या आपके मन में क्या चल रहा है उनको साफ साफ दिखता है। तो दूसरे के मन में क्या चलता है, ये एक जागृत मानव का हैसियत है कि उसको ऐसा आर पार दिखता है। तो आपके मन में क्या विचार की तरंग चल रही है, तो वहीं एड्रेस कर देते थे। तो ये मत समझना कि ये सब करने से ज्ञान होने वाला है।
तो ये प्रलोभन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप अपने भीतर की मूल चाहत को एड्रेस करते हो, क्यों जीना है, कैसे जीना है ना, और मुझको मेरी जिंदगी का पैशन मिल जाए, मुझको मेरी जिंदगी मिल जाए और इसके लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ, जो रास्ता हो मुझको बताओ, तो ये हमारा विश्वास की यात्रा है। भय, प्रलोभन, आस्था और विश्वास। आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना। विश्वास का मतलब है जानने के लिए मानना, है ना, या जानकर मानना। तो इसका पहला टेस्ट क्या होता है? पहला टेस्ट ये है कि हम लॉजिकली टेस्ट करते हैं, लॉजिकली साउंड है कि नहीं। लॉजिकली साउंड दिखाई दे गया पूरा पूरा दर्शन, कहीं कोई गैप नहीं है, अब हमको लगता है कि अब ध्यान देने की चीज़ है। फिर ध्यान देने की चीज़ है लगता है, तो उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम एफर्ट करके उसको पाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि गुरुजी आपको आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारी जरूरत होगी समझोगे, यही बोलते थे, तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तो नहीं समझो। और यदि ऐसा हो सकता होता कि सबको कोई आशीर्वाद देके समझा दिया होता, तो अभी तक हमारे महापुरुष सबको आशीर्वाद देके समझा दिए होते। समझाने का काम नहीं हो सकता है, समझने के लिए सहयोग हो सकता है। सहयोग में जो भी हो वो हो सकता है। इसमें जो मोटिवेशन है किसी भी चीज को करने का या समझने का, या तो वो आस्था, भय, प्रलोभन से आएगा या तो विश्वास से आएगा। हाँ, अपनी जिज्ञासा से आएगा। अभी जिज्ञासा से आ रहा है। जिज्ञासा से आएगा। और जिज्ञासा का मतलब क्या है? जिज्ञासा का मतलब ये है कि सभी मानव में कैसे होता है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन सही गलत को पहचानने का, उचित अनुचित को जानने का, न्याय अन्याय को पहचानने का मूल में बना ही हुआ है। जैसे छोटा बच्चा 2 साल का भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसके मूल में बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो मौलिक रूप में एक मानव में ज्ञान की प्यास बनी ही हुई है, यदि जो कल तुम पूछ रही थी कि उसको कब एड्रेस किया जाए, यदि उस समय एड्रेस कर दिया जाए, तो जब तक शरीर का प्रभाव आके उसको दबाएगा, उसके पहले वो उस प्रभाव से उभर चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बचपन से एक बच्चे के भीतर कोई क्वेश्चन पैदा होता है, उसको आचरण पूर्वक जीता हुआ मानव ठीक से एड्रेस कर देगा, तो वहां से वो अपनी यात्रा आगे शुरू कर जाएगा। तो ये जिज्ञासा से आगे चला गया। अब किसी के भीतर ये जिज्ञासा तीव्र दिखाई देती है, किसी के भीतर ये सामान्य दिखाई देती है। तो एक उम्र आने के बाद में जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमको जितना दबा लेता है, उतना ये हमारे भीतर की जो मूल चाहना ज्ञान की है, उतना ये डाइल्यूट हो जाती। तो बचपन में सभी में रहता है, एक उम्र के बाद शरीर का प्रभाव उसको ढक लेता है, चाहना रहती, ज्ञान नहीं रहता। भ्रमित मानव में आत्मा ज्ञान से संपन्न नहीं है, भ्रमित मानव ज्ञान से संपन्न नहीं है, ज्ञान को दबाने वाली कोई चीज नहीं है। चाहना को आवेश दबा लेता है। अब ये जब तक फिर मानव, जैसे कहा कि समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, अब ज्ञान की रोशनी में अब एक एक को फिर उसको निबट के आगे जाना पड़ेगा। तो बचपन में काम, आज सुबह हमारे वेणु भाई के छोटे भाई, क्या नाम, चंद्र, आप बड़े हो कि छोटे हो? छोटे भाई। तो आप बोल रहे थे देखो ये जो काम आप कर रहे हो ये बच्चों से करना पड़ेगा। तो ये बात उचित है ना, लेकिन धीरे धीरे मतलब उस तरह की स्थितियां, आखिर बच्चों को भी पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे? मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं, हम में से ही पैदा होंगे। तो इसका मतलब है कि यदि उस समय उसको दिया जाए तो बहुत नेचुरल है, ज्यादा प्रभाव आएगा। ये पांचवी चीज कैसे आ रही है? भय, प्रलोभन, आस्था, विश्वास, जिज्ञासा कहाँ पे फिट बैठता है इन सब में? जिज्ञासा की परिभाषा ही है जीने के अर्थ में आशा। मैं जीना चाहता हूँ, और जीना चाहता हूँ का मतलब सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ का मतलब 24/7 चाहता हूँ। तो मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, ये मानव में मौलिक रूप में उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध हो गया उसकी चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो ये जो मैं जीना चाहता हूँ, इस पे जब ध्यान चला जाता है और इसके लिए जब मैं कोई प्रयास करता हूँ, उसके लिए प्रयास आस्थावश भी हो सकता है, मूल में आस्थावश हो सकता है। आस्था पूरी होगी कि नहीं होगी उसके लिए भय, उसके लिए कोई लालच। भय और लालच अलग अलग, ये तीनों एक साथ चलते हैं। प्रधान कौन है उसको देखना पड़ेगा। जैसे रोजा आता है, मान लो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं है, तो रोजा आए जाए हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नवरात्रि आती है तो फिर लगता है चल पहला रख लें, आखिरी रख लें, तो कुछ तो कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि उसके प्रति हमारी आस्था है। आस्था है इसलिए उसका भय और उसका प्रलोभन काम करता है। तो कंट्रोलिंग टावर कहां पे है? तो धर्म का कंट्रोलिंग टावर आस्था पे है ना।
इधर जब विश्वास की बात कर रहे हैं तो यहाँ का कंट्रोलिंग टावर जानना पे है, मैं जान सकता हूं, ये हमारे लिए आकर्षण है। मुझ में जानने की क्षमता है और मैं अस्तित्व को जान सकता हूं और जानने की कोई विधि उपलब्ध है और वो मेरे लिए अप्रोचेबल है। कोई मेरे को कहता कि गोमुख में जाके तुम तपस्या करो, तो हो सकता है हमसे नहीं बनेगा, है ना। ऐसी विधि के प्रति हमारी अभी हो सकता है स्वीकृति ना हो, लेकिन कोई हम क्या कहेगा, अभी तो अपने घरों में रहते हुए और अपने परिवार के साथ रहते हुए जैसे हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है वैसे हम जिंदगी को भी समझ सकते हैं। इसके लिए हो सकता है हमारी ज़्यादा स्वीकृति बन जाए। तो जब हम विश्वास विधि की बात कर रहे हैं, अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं, तो इसका मोटिवेशन यही है कि मुझ में जानने की ताकत है और जानने का नाम खुशी है और मैं जान सकता हूं। बढ़िया। आस्था इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। एक लेवल के बाद जब आप लॉजिकली जान लेते, लॉजिकली जब आप चीजों को वेरीफाई कर लेते हो कि लॉजिकली कंसिस्टेंट है, स्थिर है, तो फिर आपकी इस कंटेंट के प्रति आस्था पैदा हो जाती है। इसको समझना है। तो क्या आस्था पैदा हो गई? जानने के लिए मानना है। आस्था में क्या है? जीने के लिए मानना है, ये फर्क है। और उससे जानना हो जाएगा। फर्क कैसा है? आस्था में भी गुरु ने कहा इसलिए मान लो, इसलिए उसको जी के देखो, और जीने की राह में जानना हो जाएगा, वो ऐसा है। ये कैसा है? लॉजिकली पहले देख लिया, एक्सेप्ट हो गया, अब जानने के लिए मानना है, और फिर उसकी विधि अलग है। जो कल्पनाशीलता को ट्रांसफॉर्म करना है, कल्पनाशीलता को चुप नहीं करना है। तो आसान काम है थोड़ा सा। माइक, पानी। जो प्रियल ने कहा कि पांचवी बात कहाँ से आ गई, भय, प्रलोभन, आस्था था, और जीने के लेवल पे समझ या समाधान था। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीने के लेवल पे समझने या समाधानित होने की चाहत जो है वो जिज्ञासा है। हाँ, हाँ, यही है ना, वो जिज्ञासा है। अब उसको पूरा करने की विधि साधना विधि या अध्ययन विधि, ऐसा बोल रहे हैं। भोग विधि। फिर मतलब जिज्ञासा पांचवी चीज नहीं है, पांचवी वो चीज। जो समझने या समाधानित होने की चाहत है वो जिज्ञासा है। हाँ, आस्था में भी इससे कम में नहीं चलेगा। आपकी जिज्ञासा नहीं होगी तो आस्था कोई काम ही नहीं कर सकती। आपकी जिज्ञासा है तो आप किसी के पास जाओगे, तो आप किसी की मानोगे। बढ़िया, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। तो कल जितनी बात हमने की है उसमें हमारी क्लैरिटी बन गई। हम मानव में व्यवस्था को समझ रहे थे। अब देखो कल की चर्चा से क्या निकल के आया। हमने शुरू किया था कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है। फाइनली क्या निकल के आया? आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। दोनों को सुनने से कैसा लगता है? आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, कैसा लगता है? इनसिक्योरिटी आती है और तुरंत फिर आगे की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है, अब कैसा लगता है? रिलैक्स लगता है। अब लूट खसोट की जरूरत नहीं लगती। काकड़े जी, ये सॉफ्टवेयर चेंज करना इतना पावरफुल काम है कि ये दुनिया की सारी आंधियों को अपने में समेट सकता है। इस पे भरोसा हो जाए तो देखो, कोई आतंकवादी बनता है तो किसी ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, कोई सन्यासी बनता है तो किसी ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, है ना। तो कोई प्यार करे, युद्ध करे, अच्छा करे, बुरा करे, कुल मिला के किसी सॉफ्टवेयर से करता है। तो अपने को यह भरोसा हो जाए कि मूल में सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, और विरोध करने के लिए और लोग हैं ना पर्याप्त, करते रहेंगे। आप तो भाषण देके आ जाना, बाकी काम वो करेंगे, आप इधर का काम करना। बीच बीच में एक भाषण मार के आ गए, क्या है। लेकिन ये विरोध कोई परमानेंट काम नहीं है। विरोध सामयिक आवश्यकता है। हाँ, उसमें तो आप 4 लोग को बोल दोगे, वो लोग करते रहेंगे ना। तो अपन थोड़ी अगली क्लास में चले जाते हैं। अब पुरानी क्लास में कब तक रहेंगे? 20 साल एक क्लास में लगा लिया। बहुत पावरफुल है। और कितना पावरफुल, मैं कहता हूं जैसे मान लो अशोक भाई हैं या कुछ और लोग हैं शिविर में जिन्होंने पहले से कोई बहुत मेहनत कर रखी है, अभी क्यों इतना खुश हो रहे हैं?
ठीक है, देखो यही जो सुबह अपने वेणु भाई के भाई, भूल जाता हूँ आपका, चंद्रकांत भाई, सीवी भाई, सीपी, अब याद रहेगा, सीपी भाई, तो ये बात कह रहे थे कि बोले ये आप जैसा कर रहे हो इसमें आपके जैसे कितने तैयार होंगे, मेरे को बहुत शंका है। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है, हर मॉडल अपने आप में यूनिक होगा। तो जब काकड़े जी बोलेंगे तो फिर काकड़े जी बोलेंगे, है ना, अशोक भाई बोलेंगे तो अशोक भाई बोलेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई का रेप्लिका नहीं है, हर व्यक्ति अपनी मौलिकता से व्यक्त होगा, उसकी मौलिकता अलग तरीके से। हम जितने प्रबोधक अभी भी हैं, हम सबकी स्वीकृति हर एक का ना एक अलग तरह से सुनने का एक वो रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यही मॉडल सबको चलेगा, एक दूसरा मॉडल हो सकता है अलग तरह से एक्सेप्ट होगा और वो अलग तरह से बात को कहेगा। तो हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है, कंटेंट सबके लिए सेम है, लेकिन जैसे जैसे ये कंटेंट बचेगा एक मौलिक अभिव्यक्ति निकल के आएगी। जैसे विपश्यना में टेप रिकॉर्डर गुरुजी होते हैं, बेसिकली वो टेप बोलती है और गुरुजी केवल बैठे हैं। यहाँ गुरुजी टेप रिकॉर्डर नहीं है, यहाँ गुरुजी को भी पूरा इवॉल्व होना है, मतलब उसको हर व्यक्ति को इवॉल्व होना है। तो हर व्यक्ति पे इतना भरोसा किया जाए कि तुम इवॉल्व हो सकते हो और तुम लीड कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ये एक अद्भुत बात है। तो उस सेंस में देखेंगे तो हम सबके लिए भी ये एक देखने लायक बात होगी, है ना। और इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है ना, किसी तरह का कोई संगठन नहीं है, किसी तरह की सेंट्रल बॉडी नहीं है, किसी तरह की हिरार्की नहीं है ना, किसी तरह की फंडिंग नहीं है, कोई किसी को हाँकता नहीं है ना। उसके बावजूद भी सब ठीक चलता है, क्योंकि पैसा हटा दो फिर सब ठीक चलता है। तो मेरे को लगता है कि बड़ी संभावनाएं हैं। तो कल जितनी हमने बात की उसमें हमने ये पहचाना कि मानव है और मानव की दो प्रकार की आवश्यकता है। एक प्रकार की आवश्यकता भौतिक है, दूसरी प्रकार की आवश्यकता भाव की है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है और शरीर के जिंदा बनाए रखने के लिए है। ये सबके लिए एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? एक रहेगा। देखो इन लोग को ठंड नहीं लगती, इनका अभ्यास अलग है, हमारा अभ्यास अलग है। तो इसका मतलब है कि शरीर के अभ्यास, भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, तमाम चीजें यदि सही ज्ञान की रोशनी में भी देखें तो सबके लिए अलग अलग है, वो एक नहीं रहेंगी। तो इसका मतलब है कि शरीर को जिंदा रखने का काम, शरीर अलग अलग है, इसलिए ये भी हम सबके लिए अलग अलग रहेगा। अभी जो मानव के बारे हमारा कंफ्यूजन रहा कि मानव के बारे हम ऑब्जेक्टिवली बात नहीं कर सकते हैं, वो सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग है, वो इसलिए रहा क्योंकि हम शरीर के आधार पे देख रहे हैं। शरीर के आधार पे हम सब अलग अलग हैं। लेकिन जब इधर आते हैं तो पता चलता है कि भाव मेरे लिए है, मैं बोलिए, सेल्फ बोलिए, है ना, और आगे समझेंगे ये मेरे जीने के लिए है। तो कल भी कहा था वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है ना। अब यहां से ये समझ में आया कि इसका मतलब है कि शरीर एक एंटिटी है और मैं एक अलग एंटिटी है। आज हम एक दूसरा प्रयास करेंगे। कल हमने क्या देखा? शरीर की आवश्यकता अलग है, मैं की आवश्यकता अलग है। मैं की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग है, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अलग है। शरीर की आवश्यकता से मैं की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है, मैं की आवश्यकता से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। ये स्थिर हो गया। अब पता चला इसका मतलब शरीर और मैं, आई, सेल्फ, जो भी नाम आपको अभी के लिए अच्छा लगे, मन, अभी के लिए इतना, इसका मतलब ये दो अलग अलग रियलिटी हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एक से दूसरे की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, दोनों की आवश्यकता पूर्ति का तरीका अलग अलग है। इसका मतलब ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, कितने डिफरेंस आप दोनों में लिख सकते हैं। शरीर और मैं ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके कितने डिफरेंस हम लिख सकते हैं, एक बार इसको लिखने की कोशिश करें। मैं और शरीर दो अलग अलग आइडेंटिटी है, दो अलग रियलिटी है,
इसको हम स्वनिरीक्षण पूर्वक सेल्फ ऑब्जर्वेशन से कितना अपने में पहचान सकते हैं, व्यवहारिक ऑब्जर्वेशन कितना दे सकते हैं, स्टेप करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम यदि ये चर्चा कर रहे हैं कि मैं और शरीर दो अलग अलग एंटिटी है, तो इसके बोलने के पहले हमने क्या बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो कल हमने दिन भर काम किया, दिन भर काम करके हमने पहचाना कि शरीर की आवश्यकता अलग है, जीवन की मेरी आवश्यकता है, इसको नया नाम दे देते हैं। देखिए, मन शब्द छोटा पड़ता है उस सच्चाई को बताने के लिए, आत्मा शब्द रहस्य में चला जाता है और मैं शब्द अहंकार से जुड़ा हुआ है। तो सभी शब्दों के साथ अपनी एक कंडीशनिंग है, इसलिए हम एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं जीना चाहता हूं कि मरना चाहता हूं? मैं जीना चाहता हूं, इसलिए मेरा नाम जीवन है ना। मैं जीवन हूं और इस शरीर को चलाता हूं। तो जीवन शब्द से हम उस वास्तविकता को इंगित करने की कोशिश करेंगे, उस वास्तविकता को कहने की कोशिश करेंगे, है ना, जिस वास्तविकता के बारे कल हमने चर्चा किया है कि उसकी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। और हमने कल काफी सारी मेहनत करके ये पाया कि शरीर की आवश्यकता का हर डायमेंशन, हर एंगल मन या जीवन की आवश्यकता से एकदम अलग है, उसको पूरा करने का तरीका अलग है और एक से दूसरे की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। ऐसा हम पकड़ पा रहे हैं? ये ठीक है ऐसा सोचना? माइक, हाँ माइक माइक। चलेगा चलेगा, थोड़ा धैर्य रख, प्रक्रिया पकड़े। भैया ये तो देख पा रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। उसको समझेंगे ना। हाँ, देखो, कहने का आशय ये है कि जब हम आत्मा बोल रहे हैं तो आत्मा का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसको कैसे पकड़ें, ये बहुत क्लैरिटी हमारी नहीं बनती है। जिस लेवल पे जाके आत्मा समझ में आती होगी वो लेवल हमारा है नहीं। तो आत्मा हमारी भाषा में है, आत्मा हमारे आचरण में दिखाई देता नहीं। तो कैसे उस चीज को पकड़े, है ना, और कैसे ऐसा पकड़ें कि जैसे मैं आपको देखता हूं ऐसे मेरे को कोई चीज दिख जाए। ठीक है, उसको देखने में 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, टाइम जो भी लगे। भाई 2 रोटी कमाने के लिए 22 साल पड़ते हैं ना यार। तो भैया जो आपने, कितना धैर्य है हमारे पास, और 22 साल लगा के 2 रोटी कमाने लायक होते नहीं। भैया इसमें जो आपने देखने वाली बात कही, तो अपन इसको क्या अंतर्दृष्टि से बोलें या बाहर की दृष्टि से बोलें? अभी सारी दृष्टियां देख लेंगे, अंदर और बाहर की। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आराम आराम का काम है। देखो कैसे, मतलब यदि ये बच्चों के साथ भी इतने आराम से बात हो सकती है, अरे कोई यदि जिंदगी की ओरिजिनलिटी है, वो सबके लिए, जो सब में है, जो सबके लिए है, वो सरल ही होगा, वो सहज ही होगा। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि मेरे चित्त में जो मैंने कचरा डाला है उससे जूझना पड़ता है। जो बात आ रही है, यदि सही अर्थों में एक बच्चे को पैदा होने के बाद एक सही वातावरण यदि उपलब्ध हो जाता है, तो उसके लिए ये सब सीखना, सब समझना वैसे ही होगा जैसा हम भाषा सीख लेते हैं, जैसे हम बोलना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं। हाँ ठीक है, रिजल्ट सबके साथ अलग अलग होगा, पात्रता अनुसार ही कोई चीज ग्रहण हो पाती। फिर भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि हर आदमी की चीज, इसके बिना हम मानव नहीं है ना। हम शरीर से मानव हैं, हम वंश विधि से शरीर मिला है, हम शरीर से मानव हैं, आचरण अभी मानव का नहीं पाए हैं, वही हमारी पीड़ा है। चलिए, मैंने लॉजिक की बात की थी, लॉजिकली हमको अब ये समझ में आ रहा है कि कल हमने जितनी मेहनत की दिन भर में, उससे ये हमारी क्लैरिटी बन गई कि मानव की 2 प्रकार की आवश्यकता है, इसमें कोई शंका? ठीक, दोनों आवश्यकताओं के पूरा होने का तरीका एकदम अलग है, और एक से दूसरे की आवश्यकता दूसरे की पहले से आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग एंटिटी हैं। ये लॉजिक स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। बढ़िया हो गया, है ना। तो यहां से हमने ये पहचान लिया कि एक मानव के रूप में जब हम कह रहे हैं कि 2 चीजों का साथ साथ होना है, एक चीज वो है जो कोशिकाओं से मिलके बनी है, जो माँ बाप से उपलब्ध होता है, दूसरी चीज वो है जो माँ बाप से उपलब्ध नहीं होता है।
है ना। ये जीवन नाम की चीज, ये जो मैं हूं, ये माँ बाप से नहीं बना हूं, शरीर माँ बाप से मिलके बना है, इसलिए आचरण जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है ना। माँ बाप का रंग रूप रोग जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, आचरण जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वो जेनेटिक्स है नहीं। तो धीरे धीरे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए भाई जी, एक सवाल है। कहाँ हो आप? हाँ, यहाँ पे स्वार्थ की व्याख्या समझना चाहूंगा कि वो भाव में रखे या भौतिक चीज में रखे। अगर भाव में रखते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि भौतिक चीजें आ जाए हमारे पास, उससे हमारा अर्थ जो है स्व के प्रति वो कंप्लीट कर सके। तो ये व्याख्या समझना चाहूंगा। देखो, जो संवेदन, अभी हमारा जो भाव है, अभी जिसको हम भाव बोलते हैं, उसका भी दो स्रोत है। जैसे संवेदनहीनता में हम कह रहे हैं कि भाव शून्य है। संवेदनशीलता जो है शरीर से जुड़ा हुआ भाव है। मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, दूसरे को भी शरीर के कनेक्शन में पहचानता हूं, जड़ रूप में पहचानता हूं, इसका नाम संवेदनशीलता है। तीसरा है जब मैं भाव को संज्ञानशीलता पूर्वक पहचानता हूं। संज्ञानशीलता में पहचानता हूं तो मैं मानव की समग्रता में पहचानता हूं। तो इसलिए जो संवेदनशीलता वाला भाव है, जो शरीर से जुड़ा हुआ भाव है, जिसको अभी हम माँ बाप, बेटा, भाई, बहन बोलते हैं, ये सब शरीर से जुड़े हुए भाव हैं। इसलिए शरीर बदलता है, इसलिए भाव भी बदलता है, इसलिए किसी भी एक भाव की स्थिरता नहीं है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, हमने क्या पहचाना है? शरीर पहचाना है, जड़ वस्तु को पहचाना है। जड़ वस्तु परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए आपने यदि उसको शरीर सापेक्ष पहचाना है, जड़ वस्तु सापेक्ष पहचाना है, जड़ वस्तु परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। इसलिए हमारी वर्तमान जीवन शैली में एक भी भाव की निरंतरता नहीं है, एक भी भाव स्थिर नहीं है, एक भी संबंध में स्थिर नहीं है और हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया? तो जिंदा रहने के धरातल पर किसी के लिए गला भी कटा दो, एक आदमी आपसे सुखी नहीं हो सकता, इस बात की भी गारंटी है। कोई ना कोई शिकायत बना रहेगा, क्योंकि वो संपूर्णता में नहीं है, टोटलिटी में नहीं। दूसरा कितना भी अच्छा रहे, क्या उससे आपके भाव और विचार की स्थिरता आ जाएगी? नहीं आएगी। तो मेरी भाव और विचार की स्थिरता मेरी स्थिति है। तो इससे ये समझ में आ गया कि जिसको अभी हम भाव कह रहे हैं वो भाव अधूरा है। जब संज्ञानशीलता में पहचानते हैं तो उस एंटिटी को हम समग्रता में पहचानते हैं, उसकी संपूर्णता में पहचानते हैं, तो भाव पूरा हो जाता है। तो अभी भाव अधूरा, इसलिए कभी कभी दो शब्द यूज होते हैं, भाव और मूल्य। जो शाश्वत भाव है उसको मूल्य बोल देते हैं, या कभी भाव भी बोला है, लेकिन हम पकड़ सकते हैं कि कब क्या हो रहा है। क्रिया पकड़ में आती है तो शब्द तंग नहीं करता है। आगे चलो, बोलिए। हाँ जी, क्या क्या लिखा? विजिबल, इसको देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। चलो और बोलो। ये परिवर्तनशील है, मरने का इतना ही मतलब है, एक बार ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ये शाश्वत है, और इसमें भार होता है, शरीर में भार होता है, भाव भारहीन होता है। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। इसकी आवश्यकता भौतिक है, इधर की आवश्यकता समाधान है, ज्ञान है। ज्ञान है, भाव है। गुड। ये जड़ है, ये चैतन्य है। भाई वो स्थिति है, उधर भी स्थिति गति है, इधर भी स्थिति गति है। हाँ
आ गया ना परिवर्तनशील। इसको गर्मी लगती है, इसको ये भौतिक रासायनिक क्रिया है, ये भौतिक रासायनिक क्रिया है, ये जीवन क्रिया है। हाँ, इसको इंद्रियों से पहचान सकते हैं। ये इंद्रिय गोचर है, ये इंद्रिय गोचर है, ये ज्ञान गोचर है। इसमें क्षणिक सुख है, इसमें निरंतर सुख है। ये साधन है, ये साध्य है, ये सीमित है, ये असीम है। असीम का मतलब है निरंतर है। इसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक आ गया, इसकी आवश्यकता भौतिक है, उत्पादन पूर्वक पूरा होता है। इसकी आवश्यकता ज्ञान है, स्वनिरीक्षण पूर्वक पूरा होता है। ज्ञान की रोशनी में स्वनिरीक्षण करते हैं, ज्ञान की रोशनी होने से स्वनिरीक्षण कर पाते हैं। गुड। ये सबके लिए अलग अलग है, सभी शरीर अपने आप में अलग अलग हैं। ये देखेंगे तो ये डॉट एक है, एक जैसा है। बहुत बढ़िया। जगह कम पड़ गई। शरीर और जीवन, जीवन मतलब मैं। हाँ जी बोलिए। मतलब देश काल से प्रभावित बोलें तो भौतिक रासायनिक क्रिया है, उस सेंस में कहेंगे। इसमें इसकी शक्ति सीमित है, इसमें अक्षय बल शक्ति है, ये अक्षय बल शक्ति संपन्न है। इसमें आकार है, और खुशी की बात है कि इसमें भी आकार है। समझेंगे। इधर आकार है, इसको टेक्निकली देखेंगे तो इसमें आकार है, आयतन है, घन है। आकार, आयतन, घन और रूप। आकार है तो रूप है ही है। इधर भी आकार है, रूप है, आयतन है, घन नहीं है। बस इतना ही फर्क है। शरीर में वो माप सकते हैं भौतिक चीजें जो कुछ भी है, और भाव की चीजें जो कुछ भी वो माप नहीं सकते। इसमें इसकी भाव, इसकी नापतोल सीमित अर्थ में है, इसकी नापतोल हमेशा निरंतर है। ये इसमें निरंतरता का गुण है। जैसे शरीर को भोगने वाला कौन है? जैसे हमने चाय पी, तो चाय पीने को भोगने वाला कौन है? तो चाय को भोगने वाला मैं ही हूं। तो चाय से शरीर को क्या मिला और मुझको क्या मिला? शरीर को पोषण मिला और मुझको स्वाद मिला। तो इंद्रियों को भोगने वाला भी मैं ही हूं, और संबंध को भोगने वाला भी मैं ही हूं, और लक्ष्य को भोगने वाला भी मैं ही हूं। भोगने वाला मैं ही हूं, शरीर मात्र साधन है ना? तो भोगने वाला, तो इधर बेसिकली कहा जाए तो दृष्टा, देखने वाला, कर्ता और भोक्ता, ये मैं ही हूं। देखने वाला मैं हूं,
कभी शरीर सापेक्ष देखता हूं तो अधूरा देखता हूं, है ना, और जब अनुभव संपन्न होता हूं तो पूरा देखता हूं। लेकिन देखने की क्रिया मुझ में है। जैसा देखता हूं वैसा करता हूं, वैसा भोगता हूं। इधर दृष्टा करता भोगता नहीं है, इधर होनापन है, शरीर का होनापन है। भोगता है इसलिए ये सुखी दुखी होता है। सारा सुख दुख यहां पे है। चोट लगती है, शरीर में चोट लगती है तो दर्द होता है कि नहीं होता? होता है? शरीर में चोट लगती है तो शरीर में दर्द होता है कि नहीं? आप फंसते नहीं हो, चौकन्ना रहते हो। अरे बिना मारे भी मारते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है। जिस क्षण चोट लगती है उस क्षण कोई दर्द होता है क्या? नहीं होता। हाँ, है ना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है। मैं 7th क्लास में हरियाणा के एक हॉस्टल में रहता था और मैं और मेरा भाई दोनों साथ ही रहते थे। और भाई भाई रहें, झगड़ा ना हो, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि माँ बाप बचपन में ही बताते हैं देखो तुम दोनों भाई बहन हो, लड़ना नहीं है। तो अपने को समझ में आ जाता है कि लड़ा जा सकता है। तो हमारा झगड़ा हो गया और मेरे को मार के कमरे में घुस के, हॉस्टल में जो कमरे की खिड़कियां होती हैं उसमें कांच लगा होता है ताकि हॉस्टल वार्डन घूमते घूमते सबको देख सके। तो कांच वाला दरवाजा था, ऐसे ब्लॉक में कांच रहता है, तो घुस के अंदर चिटकनी लगा लिया। अब तो मैं तो सेवा करना चाहता था भाई की, वो चिटकनी लगा लिया। अब बहुत दिमाग खराब, तो एक मुक्का मार के कांच फोड़ा और भाई की खूब सेवा किया। जब मैं सेवा कर रहा था पूरे मनोयोग से तो कहता है देख देख तेरा खून निकल रहा है। तो मैं सोचा सेवा तो मैं कर रहा हूं, खून तो तेरा ही होगा। बोले नहीं तेरा ही है। तो उसके बाद मेरा ध्यान गया, तो जब कांच फोड़ा था तो कांच यहां से खरोंचा, यहां से खरोंचा, यहां से खरोंचा, तो 3 टांके, 5 टांके, 1 टांका, और यहाँ पे तो आधा इंच अंदर तक साफ था और नीचे के अंदर की हड्डी एकदम सुंदर सी साफ दिखाई दे रही थी, है ना। तो जब तक वो बोलने के बाद भी मैं नहीं मान रहा हूं ना मेरा है जब मैंने स्वीकार लिया कि हाँ मेरा है, तब दर्द होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब, पहले मैं पूरा कर दूं, तो दर्द कहां हुआ? दर्द किसको हुआ? तो शरीर में अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था से पीड़ित होने वाला मैं हूं। जब तक मुझको पता नहीं है तब तक कुछ भी करते रहो। लोकल एनेस्थीसिया लगाओ और आपके सामने आपकी उंगलियों के छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने किए जाएं, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा। हाँ, ये पता रहेगा कि उंगली नहीं रहेगी, दिख रहा है आपको उंगली कटते हुए, लेकिन दर्द कुछ नहीं हो रहा है। जब तक मुझ तक सूचना नहीं आ रही है तब तक मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, शरीर में मात्र अव्यवस्था होती है। उस अव्यवस्था से मेरे को कितना पीड़ित होना है ये मुझ पे निर्भर करता है। अब बोलो। ये इसमें मैं एक ये बात कहना चाह रहा था कि उस समय जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर था उसकी स्थिति शरीर पे ना होकर के मन में जो वेग की स्थिति होती है, तो उसकी वजह से भी कई बार वो जो चेतना का स्तर वहां पे ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से इसका इतना ही मतलब है कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। जब तक सॉफ्टवेयर को पढ़ता नहीं है तो हार्डवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मैं और शरीर दो अलग अलग एंटिटी है। दर्द को, सुख दुख को महसूस करने वाला मैं हूं। जब तक मेरे पास सूचना नहीं आई है तब तक मुझको कोई दिक्कत नहीं। और भारत में तो ऐसे एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि लोगों ने निर्णय पूर्वक, मैं मेरे मन को हटा लेता हूं, तुम ऑपरेशन कर लो, ऐसा भी लो। हाँ 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 हाँ
कोई अब जो भी है, बहुत सारा काम ऐसा हो सकता है। तो इससे हमारा पता चला गया कि हाँ, मैं निर्णय पूर्वक मन को हटा सकता हूँ, है ना। ये भी किसी को अभ्यास पूर्वक कोई स्थिति को पा सकता है, हम नहीं कर सकते, हमारा वैसा अभ्यास नहीं है। चलो चाय के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, अलग अलग समझो। दुख मतलब वो चीज है जो अपमान, अभाव, असुरक्षा। दर्द मतलब जो शरीर से पीड़ा आ रही है, जो शरीर से सूचना आ रही है, उसको दर्द बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है। बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो मेरी स्वीकृति है। मतलब कष्ट और दुख को जब कई बार हम एक सा ले लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सिंपल और बड़ा उदाहरण ये है कि माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, उस दौरान बहुत प्रकार के कष्ट उसको होते हैं, पूछ सकते हैं, पर उसकी जो खुशी होती है, जो चेहरा चमकता है, जैसे जैसे वो कष्ट बढ़ रहे होते हैं, चेहरा और चमक रहा होता है। तो वो कष्ट और दुख बहुत अलग अलग बात। हम अपने जेब से पैसा दे के अपना पेट फड़वाने जाते हैं ना, तो उसमें दुख नहीं होता है, दर्द होता है। और ये उस बात का सुखद एहसास रहता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो दुख नहीं हुआ, दर्द हुआ, जो भी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।